हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ एंड ब्रेन्स। मैं हूं आपका मैथ्स मेंटर राहुल। एंड स्टूडेंट्स, जैसा कि हम लोग पिछले काफी समय से कर रहे हैं हमारी मैथ्स की पढ़ाई थ्रू हमारी मैथ्स की देवी जी आदरणीय एनसीईआरटी एग्जाम्पलर जी जो है, जो कि बहुत अच्छे अच्छे सवाल हमको देती रहती है, हम उन्हें सॉल्व करते रहते हैं और कॉन्सेप्ट्स लर्न करते रहते हैं। अब तक हम लोग क्या कर चुके हैं, एक थोड़ा सा आपको रिमाइंडर दे दूं तो हम लोग अभी 9th यूनिट कर रहे हैं उसकी सॉल्व, जिसमें हम लोग अब तक 2 सेशंस में एक बार हम लोग देख चुके हैं पूरे कॉन्सेप्ट्स का रिवीजन, साथ में एग्जांपल्स। एंड सेकंड सेशन में हमने किया था एमसीक्यूज पे फोकस, तो अराउंड 20-22 एमसीक्यूज हमने सॉल्व किए थे। अगर आपने वो एमसीक्यूज नहीं देखे हैं तो प्लीज जाके देखिए, क्योंकि वो प्रैक्टिस करोगे तो अच्छे से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। एंड यस, आपके एग्जाम में हेल्प तो करते ही हैं। आज का जो सेशन है हमारा, ये कंप्लीटली डेडिकेटेड होगा बहुत इंपॉर्टेंट बट यूजुअली इग्नोर्ड कॉन्सेप्ट जिन्हें हम कहते हैं, टाइप ऑफ क्वेश्चंस कहते हैं, फिल अप द ब्लैंक्स एंड ट्रू फॉल्स। आमतौर पे हम लोग क्या करते हैं, इनको ऐसे अवॉइड करते हैं कि अरे ये तो बहुत आसान होंगे, कोई भी कर लेगा। पर इनको प्रैक्टिस करते समय जो हमारे कॉन्सेप्ट डेवलप होते हैं वो काफी हेल्प करते हैं हमें जीवन में, तो इनको मिस करना हमें नहीं चाहिए। तो आज हम वही करने वाले हैं, सारे फिल अप द ब्लैंक्स एंड ट्रू और फॉल्स, जो कि हमारे इस पूरे चैप्टर का पार्ट है, काफी सारी संख्या में है, तो उनको सॉल्व करते हुए हमारे कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करके आगे बढ़ेंगे। आपको क्या करना है, केवल अपना ध्यान रखना है स्क्रीन पे और फटाफट मुझे जवाब बताते जाना है एंड सॉल्व करते जाना है। उससे पहले छोटा सा टेस्ट, क्या आपको ये पेन चलता हुआ दिख रहा है? यस सर। क्या आपको पेन गायब होता दिख रहा है? यस सर। आपकी नजरें बढ़िया हैं और हमारा पेन भी बढ़िया है। चलो सारे बच्चों को लेके चलते हैं हम लोग। हमारा पहला क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स का है, ठीक है। कहां से लेकर कहां तक ध्यान रखना है कि 21 से लेकर 45 तक हम लोग फिल इन द ब्लैंक सॉल्व करेंगे, उसके बाद फिर हम जाएंगे ट्रू और फॉल्स पे, ठीक है। पहला फिल इन द ब्लैंक्स है, डैश इज अ रिडक्शन ऑन द मार्क्ड प्राइस ऑफ द आर्टिकल, ठीक है। नाउ क्या बोल रहे हैं आपको कि क्या रिडक्शन होता है, क्या कम करते हैं हम मार्क्ड प्राइस में किसी भी चीज की? तो जब हम मार्केट जाते हैं, हमारी माता जी जो होती है उनके पास एक शक्ति होती है, सुपर पावर होती है, क्या करवाने की? डिस्काउंट लेने की। वो डिस्काउंट क्या होता है सर? वो मार्क्ड प्राइस पे जो प्राइस हम गिराते हैं, कम करते हैं, उसको कहते हैं हम डिस्काउंट। तो रिडक्शन का मतलब होता है प्राइस को गिराना, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? डिस्काउंट कहते हैं। आपने कई बार सुना होगा अपनी माताजी या पिताजी को कहते हुए शॉप पे या फिर किसी भी स्टोर पे कि कृपया इस चीज में थोड़ा सा डिस्काउंट तो दीजिए। 10% डिस्काउंट कोई डिस्काउंट होता है क्या? हमारे वहां तो 30% मिल जाता है। तो ऐसी बातें जब हम कहते हैं तो हम बेसिकली क्या बोलते हैं कि जो भी मार्क्ड प्राइस है, जो प्राइस लिखा है उस पे कुछ कम कीजिए, तो उसे हम क्या बोलते हैं? डिस्काउंट बोलते हैं। बिल्कुल ठीक। सेकंड क्वेश्चन है हमारा इसी पृष्ठ पे कि इंक्रीज ऑफ अ नंबर फ्रॉम 150 टू 162। क्या बोल रहा है? एक नंबर को आपने 150 से लेकर 162 तक इंक्रीज कर दिया, ठीक है। अब ये इंक्रीज ऑफ डैश परसेंट बोल रहा है। तो ये जो आपने बताया कि 150 से 162 हो गया, 162 हो गया, ये था नंबर्स में इंक्रीज। अब आपको बताना है कि परसेंटेज वाइज है कितना इंक्रीज हुआ। तो पहले आपको चेक करना पड़ेगा एक्चुअल इंक्रीज कितना हुआ है। तो 162 में से 150 घटाया तो हमने ये पाया कि 112 से इंक्रीज किया है भाया, ठीक है। तो कितने से? 12 से इंक्रीज हुआ है, ठीक है। कौन इंक्रीज हुआ है सर? 150, ठीक है। तो 12 को किससे कनेक्ट करोगे? 150 से। 12 को किससे कंपेयर करोगे? 150 से। और परसेंटेज में चेंज करने के लिए इनटू क्या करोगे? इनटू 100 करोगे। अब ये तो आसान है, 52 जा होता है 100, 53 जा हो जाएगा 150, ठीक है। तो 2 और 3 हो जाएगा। इसके बाद 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 4 2 जा 8% कहना चाह रहा है यह हमारा कैलकुलेशन कि कितने परसेंट से इंक्रीज हुआ है? 8% से, ठीक है। कितने परसेंट से? 8% का इंक्रीज हुआ है। नंबर में देखें, एब्सोल्यूट क्वांटिटी में देखें तो 12 का इंक्रीज हुआ है, बट परसेंट वाइज देखोगे तो 8 का इंक्रीज हुआ है, ठीक है। कई बार आप क्या करते हैं, जल्दबाजी में माइनस करके सीधे लिख देंगे इंक्रीज ऑफ 12%, तो वहां गलती हो सकती है। कृपया ऐसी गलती ना करें, अच्छे से चेक करके कैलकुलेट करके फिर अपना जवाब लिखें। चलिए इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं क्या बोल रहा है हमसे। थर्ड वाला क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि 15% इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, ठीक है। किसी एक आर्टिकल में, किसी एक वस्तु में कितना परसेंट इंक्रीज आया है? 15%, ठीक है। विच इज ₹1260, ठीक है। इज द इंक्रीज ऑफ रुपीज। अगर किसी का प्राइस है 1620 रुपए
उसमें 15% इंक्रीज करने पर कितना इंक्रीज होगा, कितने अमाउंट से इंक्रीज होगा वो आपको बताना है। ठीक है, फिर से सवाल पढ़ो। प्राइस ऑफ एन आर्टिकल विच इज 1620 रुपए, किसी वस्तु की क्या कीमत है, 1620 रुपए। अब आपको वो क्या पूछ रहा है, यदि इसमें 15% इंक्रीज हम कर देंगे तो कितने रुपीस का इंक्रीज होगा वो आपको बताना है। पिछले वाले में परसेंटेज में जवाब मांग रहा था, इस वाले में एब्सोल्यूट क्वांटिटी या फिर पैसों में जवाब मांग रहा है। ठीक है, जिसको हम क्या कैसे निकालेंगे, सर बहुत आसान है, 15% निकालना है तो 15 ये पर ये सेंट, क्योंकि सेंट का मतलब क्या होता है 100, इंटू किसका निकालना है 1620 रुपए, शून्य से शून्य कैंसिल, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, 2 1 जा 2, ये भी हो जाएगा 2 से कैंसिल तो 2 8 जा 16, 2 1 जा 2। अब इसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्या, यस सर, तो ये हो जाएगा 3 1 जा 3 एंड देन 8 दिया हो जाएगा 24, 243 रुपीस का इंक्रीज होगा, ऐसा हमारा मानना है। कैलकुलेशन करने के बाद हमारा जवाब क्या आया, 243 रुपीस का इंक्रीज होगा अगर आप 15% इंक्रीज करते हैं तो। क्या आपको यह समझ में आया, यस सर, कहीं कोई शंका मन में, नो सर। चलिए हम करेंगे स्क्रीन को क्लियर और मूव करेंगे अगले पृष्ठ की ओर। सवाल क्रमांक 24, डिस्काउंट इक्वल्स टू डैश माइनस डैश। डिस्काउंट का जब आपको अमाउंट निकालना हो तो किस में से क्या माइनस करेंगे, ये आपसे वो पूछना चाह रहा है। तो देखो जो प्रोसेस है वो कुछ ऐसा है कि सबसे पहले इस संसार में आती है मार्क्ड प्राइस। कौन सी आती है, मार्क्ड प्राइस। उसमें से आप क्या माइनस करते हैं, डिस्काउंट, तो आपको क्या मिलता है, सेलिंग प्राइस। तो सामान्यतः हम जो पढ़ते हैं वो हम पढ़ते हैं कि मार्क्ड प्राइस माइनस डिस्काउंट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस, ऐसा कुछ पढ़ते हैं। परंतु किंतु सवाल पूछने वाले ने यहां गुगली फेंक दी है। उन्होंने क्या बोला आपसे, सीधे सीधे ये फॉर्मूला नहीं पूछा बल्कि इसी का एक दूसरा वर्जन पूछा जिसमें केवल डिस्काउंट बताना है। तो आप क्या करोगे, सर डिस्काउंट को यदि इस तरफ भेज देंगे तो सेलिंग प्राइस को इस तरफ आना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू डिस्काउंट। क्या आपको ये समझ में आया, मतलब कितना उस चीज का पहला भाव बोला गया था और कितना उसका अंतिम भाव हुआ, इन दोनों के बीच का जो गैप है जो आपने कम करवा दिया अपनी शक्ति के कारण, अपनी सुपर पावर के कारण, उसको आप क्या कहते हैं, डिस्काउंट कहते हैं। तो इसका जवाब क्या होगा, डिस्काउंट इज इक्वल्स टू सर मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। बहुत बढ़िया। अगला देख लेते हैं सवाल क्रमांक 25 क्या बोल रहा है आपसे, डिस्काउंट इज इक्वल्स टू, ठीक है, डिस्काउंट परसेंट ऑफ डैश। तो यदि आपको डिस्काउंट का अमाउंट निकालना है तो एक तो ऊपर वाला फॉर्मूला मिल गया, ये दूसरा फॉर्मूला है जो बोल रहा है कि यदि मान लीजिए आपके पास डिस्काउंट परसेंट के बारे में जानकारी है, मान लो कि सवाल में दिया है कि इस पर्टिकुलर वस्तु पे या इस पर्टिकुलर आर्टिकल पे आपको कितना, फॉर एग्जांपल 20%, 25%, 15% डिस्काउंट मिल रहा है, तो अब आपको बताना है कि अमाउंट में, मतलब राशि में, धनराशि में कितना डिस्काउंट होगा। तो आप कैसे बताएंगे, सर हमें मार्क प्राइस पे वो डिस्काउंट परसेंटेज लगा के निकालना पड़ेगा डिस्काउंट कितना है। उदाहरण के तौर पे यदि किसी चीज की वैल्यू है 1200 रुपए और 10% डिस्काउंट है तो 120 रुपए माइनस होंगे। ये 120 आया कहां से, सर 1200 का 10%, 1200 क्या था सर, 1200 था हमारा मार्क प्राइस, तो डिस्काउंट परसेंट ऑफ मार्क्ड प्राइस होता है। अगर आपको डिस्काउंट की धनराशि निकालनी है, कितना अमाउंट है वो निकालना है, तो आप क्या करोगे, मार्क प्राइस पे डिस्काउंट परसेंट कैलकुलेट करके अपना डिस्काउंट निकाल लोगे, जैसा कि हमसे सवाल पूछ रहा है। ठीक है, सवाल क्रमांक 26, डैश इज चार्ज ऑन द सेल, ठीक है, ऐसा कुछ जो कि सेल के ऊपर लगाया जाता है बाय द गवर्नमेंट, केवल सरकार लगाती है, एंड इज एडेड टू द बिल अमाउंट। ऐसी कौन सी चीज है जो कि सेल के बाद लगाई जाती है, सरकार के द्वारा लगाई जाती है और बिल अमाउंट में फाइनली सबसे लास्ट में ऐड की जाती है। सर ऐसी वस्तु का नाम है TAX, टैक्स, बिल्कुल ठीक, जिसको हम हिंदी में कर बोलते हैं, इंग्लिश में टैक्स बोलते हैं, बाकी भाषाओं में मुझे पता करना पड़ेगा। चलो, तो ये हो गया टैक्स, जो कि कौन लगाता है, गवर्नमेंट लगाती है, किस पे, किसी भी चीज के सेल होने पे, और इसको कहां ऐड करते हैं हम लोग, बिल के अमाउंट में, जो भी फाइनल हमारा डिसाइड हुआ कितने में बिकेगा उसके बाद टैक्स लगाया जाता है। ठीक है, चलिए 27 नंबर, अमाउंट व्हेन इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली। क्या बोल रहा है आपसे, एक तो इंटरेस्ट,
ऊपर से कंपाउंडेड, ऊपर से एनुअली, ठीक है, इज गिवन बाय द फॉर्मूला। तो अमाउंट का फॉर्मूला क्या है आपसे सीधे सीधे पूछना चाह रहा है वो, परंतु थोड़ा सा घुमा के पूछ रहा है। सर अमाउंट का फॉर्मूला होता है ए इज इक्वल्स टू, अमाउंट इज इक्वल्स टू पी अर्थात प्रिंसिपल 1 प्लस आर अपॉन 100 होल टू द पावर एन। अब यहां पे P क्या है, प्रिंसिपल, R क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, N क्या है, नंबर ऑफ ईयर्स या फिर टाइम पीरियड, जो भी आप लिखना चाहें। क्या यही फॉर्मूला आप भी यूज करते हैं? यस सर। अगर वो हाफ ईयरली या क्वार्टरली पूछता तो हमारा फॉर्मूला थोड़ा चेंज हो जाता, ठीक है। चलिए यहां पे होती है स्क्रीन क्लियर, हम मूव करेंगे सवाल क्रमांक 28 की ओर। सेल्स टैक्स इज इक्वल्स टू टैक्स परसेंट ऑफ किसका? भाई आपको पता लगाना है सेल्स टैक्स कितना होता है, तो टैक्स परसेंट ऑफ व्हाट, हाउ डू यू कैलकुलेट सेल्स टैक्स? सर जो भी हमारा फाइनल प्राइस आया, जिसको हम लोग गणित की भाषा में कहते हैं सेलिंग प्राइस, ठीक है, उस पे लगाया जाता है, इसलिए इसका नाम भी क्या है, सेल्स टैक्स है। तो ये किससे संबंधित है? किसी भी चीज की सेल से, मतलब किसी भी चीज की बिक्री से। तो यहां पे होगा टैक्स परसेंट ऑफ द सेलिंग प्राइस। कौन सा? सेलिंग प्राइस। जितने भी वो चीज बिकी, जितने भी अमाउंट पे, उस अमाउंट के ऊपर आप टैक्स का परसेंटेज कैलकुलेट करके क्या निकालते हैं? आप निकालते हैं सेल्स, ठीक है। ये आसान था। यस सर। सवाल क्रमांक 29 क्या पूछ रहा है आपसे, देख लेते एक बार। द टाइम पीरियड, ठीक है, द टाइम पीरियड आफ्टर विच, द टाइम पीरियड आफ्टर विच इंटरेस्ट इज एडेड, ठीक है, ईच टाइम टू फॉर्म न्यू प्रिंसिपल इज कॉल्ड। सर इसका क्या मतलब हुआ? देखो वो कहना चाह रहा है आपसे, पूछना चाह रहा है बेसिकली आपसे, जैसे आपने कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ा है, यस सर, उसमें क्या होता है, उसमें हर कुछ अवधि बाद आपका प्रिंसिपल चेंज होते जाता है। उदाहरण के तौर पे यदि आपने 1 साल वाली अवधि ली है तो हर एक साल बाद, हर एक साल के टाइम पीरियड बाद आपका प्रिंसिपल चेंज हो जाएगा, नया प्रिंसिपल, नया इंटरेस्ट, इसलिए उसका कैलकुलेशन थोड़ा अलग चलता है, ठीक है। तो यहां पे सवाल आपसे पूछ रहा है कि ये जो टाइम पीरियड है, जब से अवधि है जितने पे आपका प्रिंसिपल चेंज होते जाता है, इस अवधि का कुछ नाम है क्या? जी हाँ बिल्कुल है। हमने इसी चैप्टर का जब हमने सिनॉप्सिस पढ़ा था, या फिर जब हमने इस चैप्टर को रिवाइज किया था एग्जाम्पलर के लिए, तब हमने लिखा था उसका नाम है कन्वर्जन पीरियड। क्या है उसका नाम? कन्वर्जन पीरियड। क्या होता है इस पीरियड में? तो इस पीरियड में आपका प्रिंसिपल में इंटरेस्ट जोड़ के प्रिंसिपल कन्वर्ट हो जाता है, तो इसलिए आप उसको क्या बोलते हैं? कन्वर्जन पीरियड बोलते हैं। क्या आपको यह समझ में आया? यस सर। सवाल क्रमांक 30 पूछ रहा है आपसे, डैश एक्सपेंसेस आर एडिशनल एक्सपेंसेस। कौन से एक्सपेंसेस? एडिशनल एक्सपेंसेस incurred by buyer of an item above its cost of purchase। मतलब आपने जितने में वो चीज खरीदी, ठीक है, उसके बाद आपने जो खर्चे किए, उदाहरण के तौर पे आपने उसको ले जाने के लिए कोई ट्रक, बस या फिर जो भी टेम्पो किया होगा उसके पैसे, या फिर आपने उस चीज को पेंट करवाया, रिपेयर करवाया, इन सारे एक्सपेंसेस को हम क्या बोलते हैं? सर एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस हैं ये तो कॉस्ट में ऐड हो जाते हैं, ठीक है, बिल्कुल सही है, लेकिन इनका एक नाम होता है गणित की भाषा में, जिसको आप कहते हैं ओवरहेड एक्सपेंसेस। क्या बोलते हैं आप? ओवरहेड एक्सपेंसेस। क्या आपको यह समझ में आया? यस सर। कहीं कोई शंका मन में? नो सर। तो वो एक्सपेंसेस जो कि आपकी कॉस्ट के ऊपर होते जाते हैं, कौन सी कॉस्ट? परचेजिंग कॉस्ट के ऊपर, एंड इनको ऐड करने के बाद आपकी बनती है कॉस्ट प्राइस, तो वो क्या कहलाते हैं? ओवरहेड एक्सपेंसेस कहलाते हैं। चलिए स्क्रीन क्लियर, और हम मूव करेंगे अगले 3 सवालों की ओर, ठीक है। तो 3 सवालों का बंडल हम यहां पे देख रहे हैं। सवाल क्रमांक 31 क्या बोल रहे हैं आपसे? द डिस्काउंट ऑन एन आइटम फॉर सेल इज कैलकुलेटेड ऑन द, किसी भी चीज पे डिस्काउंट जो अपन कैलकुलेट करते हैं वो किस पे कैलकुलेट करते हैं? पूरी कहानी शुरू कहां से होती है? सर कहानी शुरू होती है पूरी की पूरी मार्क्ड प्राइस से। किससे? मार्क्ड प्राइस से। तो पहले हमें मार्क्ड प्राइस पता होगा, फिर हम डिस्काउंट परसेंटेज के बारे में पता करेंगे, उसके बाद डिस्काउंट का अमाउंट निकालेंगे कहां से? मार्क प्राइस की मदद से, एंड फिर माइनस करके फाइनली सेल प्राइस आएगा। क्या आपको ये समझ में आया? ये प्रोसेस अगर इंपॉर्टेंट समझ में आ गया तो फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए सवाल क्रमांक 32, व्हेन प्रिंसिपल इज कंपाउंडेड सेमी एनुअली। क्या बोल रहे हैं कि यदि आप कंपाउंड कर रहे हैं इंटरेस्ट लेकिन सेमी एनुअली, अर्थात वर्ष में कितने बार? सर 1 वर्ष में 2 बार,
क्योंकि सेमी एनुअली का मतलब होता है हर 6 महीने में, ठीक है। तो यदि आप सेमी एनुअली कंपाउंड कर रहे हैं मतलब आप क्या कर रहे हैं, आप हर 6 महीने में इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, ठीक है, एट R% पर एनम फॉर T ईयर्स, कितने वर्षों के लिए और कितने ब्याज दर पे आपको दिया गया, अब आपको सब बता दिया है। अब आपको अमाउंट का फॉर्मूला बताना है। सर क्योंकि सेमी एनुअली है इसलिए रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, यहां देखो ध्यान से, ये क्या लिखा है, R% पर एनम, मतलब पूरे साल का R% है, पर आप तो 6 महीने में लगा रहे हो, तो ये पूरे साल वाले को एडजस्ट करना पड़ेगा 6 महीने के लिए। यस सर, तो ये कितना हो जाना चाहिए, सर ये हो जाना चाहिए R/2, क्या हो जाना चाहिए, R/2। टी ईयर्स टाइम को हम क्या कर देंगे, सर एक वर्ष में 2 6 महीने होते हैं, तो टी वर्ष में कितने हो जाएंगे, 6 महीने डबल हो जाएंगे, तो इसीलिए हमारा फॉर्मूला ऐसा होगा कि ये सब कुछ एडजस्ट हो जाए, ठीक है। तो अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल तो हमेशा रहेगा 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट पूरे साल का था पर हम उसको केवल 6 महीने की अवधि के लिए उपयोग कर रहे हैं, इसलिए R/2 हो जाएगा। क्या आपको यह समझ में आया? यस सर, जो समय है वो डबल हो जाएगा क्योंकि हर साल 2 6 महीने आएंगे, तो अगर टी वर्ष के लिए हुआ है तो 2 6 महीने मतलब कितने हो जाएंगे, मान लो अगर 4 वर्ष है तो 8 6 महीने है ना, तो 6 महीने के 8 आपके पास बॉक्सेस आएंगे। वैसे ही रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम था, पूरे साल का था, लेकिन आप 6 महीने का ब्याज दे रहे हो तो उसको आधा कर देंगे, R/2 कर देंगे। क्या आपको ये समझ में आया? यस सर, कहीं कोई शंका मन में? नो सर। चलिए ये फॉर्मूला हमारा हो गया रिवाइज, आगे देख लेते। परसेंटेजेस आर डैश टू फ्रैक्शंस विथ डैश इक्वल टू 100, ठीक है। अब यहां पे आप क्या लिखेंगे, ये बेसिकली आपका थोड़ा इंग्लिश का भी टेस्ट हो जाएगा। परसेंटेजेस आर डैश टू द फ्रैक्शंस विथ डैश इक्वल टू 100। अब ये बताओ, इसमें जब भी आप परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं आपका डिनोमिनेटर क्या होता है हमेशा, सर डिनोमिनेटर 100 होता है, तो फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर इज इक्वल टू 100, ये तो हो गया पक्का, ठीक है। तभी तो हम बोलते हैं 70%, तो उसके कहने का मतलब क्या होता है, हमारा 70 है हमारा न्यूमरेटर, पर हो गया वो डिवीजन वाली लाइन और नीचे आ गया 100, ठीक है। तो डिनोमिनेटर तो हमेशा इक्वल टू 100 रहेगा। अब डैश टू द फ्रैक्शंस क्या हो जाएगा, यहां पे परसेंटेजेस इक्वल टू फ्रैक्शंस विद डिनोमिनेटर इक्वल टू 100। सर यहां पे इक्वल क्यों आएगा, अब देखो अगर मैं कहीं पे लिखता हूं 30%, ठीक है, आप इसको कैसे पढ़ते हैं, किसको यूज करते हैं ऐसे, सर इसको हम यूज कर सकते हैं 30/100 के फॉर्म में, है ना। जब भी हम कहीं पे 30% लिखते हैं तो हम उसको यूज कैसे करते हैं, 30/100 के फॉर्म में। ये 30/100 क्या है, सर ये एक फ्रैक्शन है, पर क्या ये कोई सामान्य फ्रैक्शन है, नहीं सर, ये ऐसा फ्रैक्शन है जिसका डिनोमिनेटर है 100 के बराबर। तो क्या होते हैं परसेंटेज, परसेंटेज होते हैं इक्वल टू फ्रैक्शन, परसेंटेज होते हैं वो फ्रैक्शंस जिनका डिनोमिनेटर 100 के बराबर होता है। क्या आपको ये समझ में आया? यस सर। तो परसेंटेज है वो फ्रैक्शंस होते हैं जिनका डिनोमिनेटर, वो स्पेशल फ्रैक्शंस कह सकते हो आप, जिनका डिनोमिनेटर 100 के बराबर होता है। ये वाला हमने कर दिया है सॉल्व। अगला हम देख लेते हैं, अगला हमारा जो सेट है 34 से 36, क्या बोल रहा है सवाल क्रमांक 34 में, द मार्क्ड प्राइस ऑफ एन आर्टिकल when it is sold for 880 after a discount of 12% is। अब आपसे बोल रहा है आपको बताना है एक आर्टिकल की मार्क्ड प्राइस, ठीक है, यदि वो बेचा गया 880 रुपए का और डिस्काउंट था उस पे 12%। तो देखिए फिल इन द ब्लैंक्स में उसने पूरा एक सवाल ही पूछ लिया, ठीक है। शुरू कहां से करोगे, सर मार्क प्राइस को मानेंगे x, बिल्कुल ठीक, इसमें से 12% का हो जाएगा डिस्काउंट, बिल्कुल ठीक, और ऐसा करने पे 880 का ये बिक रहा है फाइनली, तो से कितने पे सेल हो रहा है, 880 पे। क्या करोगे, सर x माइनस 12/100 इंटू एक्स, ये क्या किया आपने, 12% ऑफ x को आपने मैथमेटिकल फॉर्म में लिख दिया और ये हो गया 880 के बराबर। अब इसका कैलकुलेशन करना तो आसान है, यहां पे लेंगे हम एलसीएम, तो ये हो जाएगा 100x माइनस 12x अपॉन 100 इज इक्वल टू 880। अब कई बार आपके मन में यह आता है कि सर कैंसिल करके फिर हम एलसीएम ले, क्या वैसा करना अगर आपके लाभदायक है तो बिल्कुल कीजिए, अदरवाइज यहां पे देखोगे तो माइनस हो जा रहा है,
तो शायद यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा आसानी से, इसलिए मैं यहाँ पे इनको सिंप्लीफाई नहीं कर रहा, ठीक है। यहां पे आया 88, नीचे आया 100 जो कि अकेले यहां पे हो रहा होगा बोर, तो उसको हमने भेज दिया उल्टी साइड की जाएगी, आप वहां जाके एंजॉय कीजिए। तो 880 पहले था, इंटू 100 और कर दोगे तो 2 जीरोस और आ जाएंगे, तो x हो जाएगा 880 और तब 8000, 88,000 होल डिवाइड बाय 88, कैंसिल करोगे आप तो ये बचेगा कितना 1000, 1000। तो x की वैल्यू कितनी, मार्क प्राइस थी 1000 रुपए, 12% डिस्काउंट अर्थात 120 रुपए, माइनस करने पे आपका जवाब आ रहा है 880। क्या आपको यह समझ में आया? यस सर। कहीं कोई शंका मन में? नो सर। सवाल क्रमांक 35 क्या बोल रहा है आपसे, द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 8000, ठीक है, फॉर 1 ईयर एट 16% पर एनम कंपाउंडेड एंड कितना है, हाफ ईयरली। क्या क्या बोल रहा है आपसे? आपसे बोल रहा है कि एक तो हाफ ईयरली कंपाउंड किया है, आपका प्रिंसिपल है 8000, टाइम है 1 ईयर और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 16%, ठीक है। क्या करोगे सर? फॉर्मूला में पुट करके आंसर निकाल लेंगे। तो हमें पहले मिलेगा क्या, पहले हमें मिलेगा अमाउंट, ठीक है। तो हम पहले पता लगाएंगे अमाउंट कितना है, तो A इज इक्वल्स टू P इंटू 1 प्लस R बाय 2 होल डिवाइड बाय 100 होल पावर 2n, यही हो जाता है व्हेन देयर इज हाफ ईयरली। यस सर। तो A की प्रिंसिपल है 8000, ठीक है, 1 प्लस R की जगह पे आ जाएगा 8, क्योंकि वैसे है 16, डिवाइड बाय 2 कर दोगे तो 16 डिवाइड बाय 2 करने पे आ जाएगा 8, और नीचे आ जाएगा आपका कितना 100, ठीक है, और 2 इंटू 1 बिकॉज टाइम है 1 ईयर, बट क्योंकि हाफ ईयरली है इसलिए हमने 2n वाला फॉर्मूला यूज किया, तो वो डबल हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा सर? ये हो जाएगा 8000, यहां पे जब अपन ऐड करेंगे तो जाएगा 1 प्लस 0.08 का स्क्वायर। ये कैसे आया सर? यहां पे आपने जब 8 और 100 को डिवाइड किया तो आएगा 0.08, तो 1.08 का स्क्वायर हो जाएगा, वो जिसकी वैल्यू मुझे सवाल में दी गई है। देखो ये पावर 2 है, ठीक है, नीचे का नहीं है, वो पावर 2 है। तो क्या बोला वहां पे 1.08, तो 8000 इंटू 1.08 का स्क्वायर करेंगे हम, तो हमें हमारा जवाब मिल जाएगा, ठीक है। 1.08 का स्क्वायर की वैल्यू दी है कितनी, 1.1664, तो ये हो जाएगा 8000 इंटू 1.1664। क्या करेंगे हम सर? मल्टीप्लाई करते जाएंगे, तो जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 1166.4 इंटू 8। ये कैसे आया? देखो यहाँ पे 3 जीरोस थे, ठीक है, तो डेसिमल 3 प्लेसेस शिफ्ट होगा, तो 1 2 3 प्लेसेस शिफ्ट होकर 1166.4 इंटू 8 कर देंगे, हमें हमारा जवाब मिल जाएगा 8 4 32, 2 यहाँ 3 ऊपर, 6 8 48, 51, एक यहाँ 5 ऊपर, 6 8 48 और 5 हो जाएगा कितना 53, 3 यहाँ 5 ऊपर, ठीक है, 8 1 8, 8 5 होता है 13, 3 यहाँ 1 ऊपर, 8 1 8 9, 9331.2 हो जाएगा हमारा आंसर। परंतु किंतु जो चीज आपको ध्यान देनी है वो ये कि ये तो फाइनल अमाउंट है, आपको क्या निकालना था सर? हमें तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, तो इसमें से क्या माइनस कर देंगे? इसमें से हमारा एक्चुअल जो प्रिंसिपल था वो माइनस करके अब आंसर निकालेंगे, तो ये आएगा 1331.2 रुपीस का हो जाएगा हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट। कितना? 1331.2 रुपीस। क्या आपको ये समझ में आया? यस सर। थोड़ा सा और एक बार कैलकुलेशन चेक कर लो। 8 4 32, 2 यहाँ 3 ऊपर, 6 8 48, 49 50 51 1 यहाँ 5 ऊपर, 6 8 48, 3 यहाँ 5 ऊपर, 8 1 8 9 10 11, ठीक है। उसके बाद फिर हाँ, तो 1331.2 हो जाएगा हमारा आंसर। क्या आपको ये समझ में आया? यस सर। कहीं कोई शंका मन में? नो सर। आसान सा सवाल था, बस थोड़ा कैलकुलेशंस का पार्ट था वो भी उन्होंने आसान कर दिया था वैल्यू देकर, हमें तो अब सिर्फ मल्टीप्लाई करके लिखना था। चलिए सवाल क्रमांक 36 क्या बोल रहा है आपसे? इन द फर्स्ट ईयर ऑफ एन इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹6 लाख, एक साल में आपने इन्वेस्टमेंट कितना किया? 6 लाख रुपए इन्वेस्ट किया है आपने, मतलब जिस भी व्यक्ति ने किया है। द लॉस इज 5%, तो आपको पहले साल में इन्वेस्टमेंट का क्या हो गया? लॉस हो गया 5% का। इन द सेकेंड ईयर द गेन इज 10%। अब आपको नेट रिजल्ट निकालना है, तो पहले क्या करोगे सर? पहले 6 लाख में एक साल का लॉस एडजस्ट करेंगे,
तो ये हो गया हमारा एक्चुअल अमाउंट। लॉस कितना है 5% है। 6 लाख का 5% कितना होगा अप्रोक्सीमेटली बताओ सर। 6 लाख का 10% होगा 60,000, 5% मतलब आधा, तो ये हो जाएगा 30,000। बिल्कुल ठीक। तो 6 लाख में से 30,000 गया तो कितना हो गया 5,70,000 रुपए हो गया। क्या आपको ये समझ में आया सर? एक बार फिर से देखिए, 6 लाख का आपने निकाला 10% कितना होगा 60,000, पर क्योंकि आपको सवाल में केवल 5% चाहिए तो आप 10 का आधा कर दोगे 5, तो 60 का आधा हो जाएगा 30। ठीक है, इसके बाद 10% गेन हुआ है। 10% गेन मतलब आप ऐड करोगे कितना, तो 5,70,000 का 10% अर्थात 57,000 हम ऐड करेंगे। कितना 57,000। ये क्या होगा जब आप इसको ऐड करेंगे तो 0 0 0 यहां पे 7 7 5 12 5 और 1 6, तो ये हो जाएगा 6,27,000। ठीक है, 10% प्रॉफिट था, हमने 10% किसका निकाला 5,70,000 का, उसको कर दिया ऐड, तो फाइनली हमें मिल गया 6,27,000। ऐसा हमारा इन्वेस्टमेंट हुआ है कि नेट रिजल्ट कितना होगा, तो नेट रिजल्ट आपका होगा 6,27,000। नहीं सर, नेट रिजल्ट तो होगा हमें 27,000 रुपए का प्रॉफिट। नेट रिजल्ट क्या हुआ वो आपको बताना है, तो आप बताओगे कि भाई साहब हमें इस पूरे व्यापार में, इस इन्वेस्टमेंट में 27,000 का प्रॉफिट हुआ है। 27,000 कैसे सर? 6 लाख रुपए लगाए थे, 6,27,000 हो गए, तो 27,000 एक्स्ट्रा है, मतलब वो हमारा प्रॉफिट है। तो 27,000 का प्रॉफिट हुआ है हमें, ये हमारा नेट रिजल्ट है। क्या आपको ये समझ में आया? यस सर। तो जब भी आप सवाल में ये पूछा जाएगा कि नेट रिजल्ट निकालो, तो आप बेसिकली क्या बताओगे? आप यही बताओगे कि प्रॉफिट हुआ या फिर लॉस हुआ और कितने का हुआ। ठीक है, अब सवाल क्रमांक 37 है हमारा, इफ अमाउंट ऑन प्रिंसिपल ऑफ ₹6,000। ठीक है, मतलब यदि उन्होंने अमाउंट के बारे में बताया कि अमाउंट ऑन प्रिंसिपल ऑफ 6,000 को क्या किया है उन्होंने, इज रिटर्न एज, को किस तरीके से लिखा है कि 6,000 और यहां पे मल्टीप्लीकेशन है 1 + 5/100 होल पावर 3, जैसा कि हम लिखते हैं। ओनली थिंग दैट यू कैन ऐड इज, यहां पे आप 2 ब्रैकेट लगा सकते हैं, पर उसके अलावा कुछ और ऐड करने की जरूरत नहीं है। चलिए, तो अगर आप 2 ब्रैकेट भी लगा देंगे उसके बाद क्या हो जाएगा, एंड आगे क्या दिया है आपको कि कंपाउंडेड इन कंपाउंड इंटरेस्ट पेबल इज हाफ ईयरली। ठीक है, तो ये फॉर्मूला किसके लिए यूज हुआ है? हाफ ईयरली के लिए यूज किया है। आपको बताना है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड टाइम कितना है। ठीक है, अब एक्चुअल में जब हम कंपेयर करेंगे किससे, हमारे फॉर्मूला से, जो कि है कि अमाउंट इज इक्वल्स टू, एक मिनट, यस, चलिए, तो अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल इंटू 1 + R/2/100। ठीक है, जिसको बहुत लोग R/200 भी लिखते हैं, और ऊपर पावर हो जाएगी 2n। ये किसका फॉर्मूला है सर? ये फॉर्मूला है हाफ ईयरली वाले कॉन्सेप्ट का, जहां पे आप हाफ ईयरली में इंटरेस्ट लगाते हैं। बिल्कुल ठीक। तो अगर हम इन दोनों को आपस में कंपेयर करेंगे, देखो प्रिंसिपल से प्रिंसिपल कैंसिल, 1 से 1 गया, R/2 बराबर हो जाएगा किसके? 5 के। बिल्कुल ठीक, यस सर। और 2n किसके बराबर हो जाएगा? 2n बराबर हो जाएगा 3 के। तो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा सॉल्व करने पर? सर इसको जब अपन सॉल्व करेंगे, R की वैल्यू आएगी 5 × 2 मतलब 10%। कितनी हो जाएगी रेट ऑफ इंटरेस्ट? 10%, जो कि सेमी एनुअली होने की वजह से या हाफ ईयरली होने की वजह से आधा लिखा गया, मतलब 10/2 अर्थात 5 लिखा गया है। वहीं ईयर कितना है, टाइम पीरियड लिखा था 2n = 3, जहां से मुझे मिलेगा n की वैल्यू है 3/2, क्योंकि 1.5 साल हो रहा है, इसीलिए तो उसमें 3 हाफ ईयर आएंगे, इसीलिए पावर कितनी थी? 3 थी। तो 1.5 साल होगा, तो टाइम कितना होगा? ईयर्स इज 1.5 ईयर। तो इंटरेस्ट था कितना? 10%, जिसको आधा करके लिखा 5, और टाइम पीरियड था 3/2, जिसको सिंप्लीफाई करके लिखा गया पावर 3। क्या आपको यह समझ में आया? यस सर। कहीं कोई शंका मन में? नो सर। बस हमने किया क्या, हमने हमारे जो जवाब दिया था गया, हमें यहाँ पे जो वैल्यू दी गई थी उसको कंपेयर किया ओरिजिनल फॉर्मूला से, और जो जिसके बराबर होता है उनके बराबर रख के सॉल्व करने का प्रयास किया। चलिए, क्वेश्चन नंबर 38 क्या बोल रहा है हमसे? बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 1,12,000, ठीक है, अ गर्ल गेन्स 40%।
ये क्या है मतलब सर, इसका मतलब ये है कि ये है हमारा सेलिंग प्राइस। क्या है ये? सेलिंग प्राइस। द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल वॉज, ठीक है। गेन कितना है? 40%। गेन हम किस पे कैलकुलेट करते हैं सर? गेन हो या लॉस हो, हमेशा कैलकुलेशन होता है कॉस्ट प्राइस पे, क्योंकि वही हमें ज्यादा बॉदर करती है। जब हमारी पॉकेट में पैसे आते हैं तो इतने बॉदर नहीं करते, पर जब जाते हैं तो ज्यादा दुख होता है कि क्यों जा रहे हैं, तो जाने वाली चीज पे दुख होता है। इसलिए यहां पे भी कॉस्ट प्राइस से ही सारी चीजें कनेक्टेड हैं। तो हम मान लेते हैं कॉस्ट प्राइस क्या है हमारा? एक्स है। अब हुआ क्या होगा सर? हुआ ये होगा कि एक्स रुपीज है कॉस्ट प्राइस, प्लस आपने जोड़ दिया 40% का प्रॉफिट, किसका? एक्स का, क्योंकि गेन है 40%। और ऐसा करने पे चीज कितने की बिकी? तो 1,12,000 की सेल की गई। क्या आपको ये समझ में आया? यस सर। तो ये जाएगा एक्स प्लस 40% ऑफ एक्स, 40/100 इंटू एक्स इज इक्वल टू 1,12,000। क्या आपको ये समझ में आया? कहीं कोई शंका मन में? नो सर। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे सर? पहले शून्य से शून्य कैंसिल कर देते हैं, बिल्कुल ठीक है। 4/10 हो जाएगा, जिसको हम अगर सॉल्व करेंगे तो 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10 आएगा, बिल्कुल ठीक। तो हो जाएगा 2/5, जिसको हम अब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 5x प्लस 2x अपॉन 5 इज इक्वल टू 1,12,000। ये आपने क्या किया? ये आपने एलसीएम लेके ऐड करने का प्रयास किया। चलिए यहां पे इंटू 5, यहां पे इंटू 1, तो यहां हो जाएगा 7x इज इक्वल टू 1,12,000 में मैं 5 मल्टीप्लाई कर दूंगा, क्योंकि वहां पे अकेला 5 बोर हो रहा है डिवीजन में। साइड चेंज किया तो अपने दोस्तों के 5 पहुंच गया। अब आसानी से मल्टीप्लाई डिवीजन जो खेलना है खेल सकता है। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो 1,12,000 इंटू 5 होल डिवाइड बाय 7 करना पड़ेगा, ठीक है। डिवाइड कैसे करेंगे सर? 7 से कैंसिल करेंगे तो 7 1 जा 7, कितना बचा? 42। तो 7 6 जा 42, तो ये हो जाएगा 16,000 इंटू आप करोगे 5, तो 6 5 जा 30, 0 यहां 3 ऊपर, 5 1 जा 5 6 7 8। तो मेरे हिसाब से आपकी कॉस्ट प्राइस आनी चाहिए 80,000, मतलब कितनी? 80,000। तो क्या आई कॉस्ट प्राइस 80,000? उस पे कितना प्रॉफिट था? 40%, जिसका हो गया आंसर 32,000। दोनों को ऐड करोगे तो 1,12,000 आएगा, मतलब 112,000 ही आएगा। तो मतलब हमारी कैलकुलेशन ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं हम लोग। बहुत अच्छा सवाल है। क्या बोल रहा है आपसे सवाल? पहले एक बार मैं स्क्रीन थोड़ी सी क्लियर कर दूं ताकि हमें कुछ लिखना हो तो कहीं समय ना लगे हमारा। चलिए स्क्रीन हो गई यहाँ पे थोड़ी सी साफ। अब देख लेते हैं हम लोग द लॉस परसेंट ऑन सेलिंग, ठीक है, कितने? 140 ज्योमेट्री बॉक्सेस, ठीक है, एट द लॉस ऑफ एसपी ऑफ कितना? 10 ज्योमेट्री बॉक्सेस इज इक्वल टू। अच्छा सवाल है ये। देखो पूछ क्या रहा है आपसे कि जब आप 140 बॉक्सेस बेच रहे, ठीक है, तो उसमें आपको कितना नुकसान हुआ? उसमें आपको 10 बॉक्सेस के बराबर नुकसान हुआ। तो मान लो हमने ये मान लिया कि भाई साहब एक बॉक्स की सेलिंग प्राइस कितनी है? x रुपीस, ठीक है। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारा लॉस भी सेलिंग प्राइस के रूप में, और 140 को तो हम सेल ही कर रहे हैं, ठीक है। तो दोनों की सेलिंग प्राइस की बात होगी। तो हमें सेलिंग प्राइस तो 140 की कितनी हो जाएगी सर? 140 की एसपी हो जाएगी 140x। अब लॉस कितना है सर? लॉस है हमारा 10 का, तो लॉस है 10x, ठीक है। तो जब आपको एसपी पता है, लॉस पता है, क्या आप सीपी निकाल सकते हैं? यस सर। सर सीपी हो जाएगा 150x। ये कैसे भाई? 140 में बेची, 10 रुपए का लॉस हुआ, तो दोनों को जोड़ के हमें मिल जाएगा कॉस्ट प्राइस। क्योंकि हम कैसे निकालते हैं कॉस्ट प्राइस वैसे तो सर सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस होता है जब प्रॉफिट होता है, और जब लॉस होता है तो कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस हो जाता है। तो वो माइनस साइन को अब यहां भेजेंगे तो वो प्लस हो जाएगा। तो कॉस्ट प्राइस हो जाएगा जितना घाटा हुआ, जितना लॉस हुआ, प्लस सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो हमें हमारा सीपी मिल गया। अब आपको लॉस परसेंट निकालना है। लॉस का परसेंट कैसे निकालेंगे सर? जितना लॉस हुआ और जहां से कहानी शुरू हुई थी, तो कहानी कहां से शुरू हुई थी? कॉस्ट प्राइस से, मतलब वहीं से तो पूरा सिलसिला शुरू हुआ ना। पहले आपने खरीदा फिर ही तो बेचा, तो कहानी शुरू हुई थी कॉस्ट प्राइस से, वही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो यहां पे किया हमने 150x और इंटू कर दिया हमने यहाँ पे 100। x से x कैंसिल, शून्य से शून्य कैंसिल, 100 डिवाइड बाय 15 करेंगे आप, तो पहले आप करेंगे 5 से कैंसिल, तो 5 3 जा 15,
5 2 जा 10 20। अब 20 डिवाइड बाय 3 करेंगे तो कितना आएगा सर 6% आएगा, 6.66%, जिसको हम 6 पॉइंट कितना 7% लिख दे अप्रोक्सीमेटली। क्या किया हमने, सिंप्लीफाई करके लिखा 6.7% का लॉस है। 20 डिवाइड बाय 3 करेंगे तो आएगा 6.6666, जिसको हम डायरेक्टली लिख रहे हैं 6.7% राउंड ऑफ करके। ठीक है, चलिए क्या आपको ये समझ में आया कैसे डील करना है। एक बॉक्स को मान लिया x 140 का 140 लॉस है 10 का, उसके बाद कैलकुलेट करके हमने निकाल दिया लॉस परसेंटेज। चलिए स्क्रीन क्लियर। सवाल क्रमांक 40 है हमारा, द कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 टेबल्स इज इक्वल टू द सेल प्राइस ऑफ 5 टेबल्स। अच्छा, ये भी काफी अच्छा सवाल है, काफी आपका ऊपरी माले का उपयोग करवाता है आपसे। तो क्या बोल रहा है आपसे कि कॉस्ट प्राइस है 10 टेबल की, ठीक है, इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 5 टेबल। ठीक है, अब देखो आपको बताना है प्रॉफिट या लॉस परसेंट कितना है। तो जब भी आप प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करते हैं तो आपको हमेशा बराबर की चीजों में करना पड़ेगा। अर्थात एक टेबल की कॉस्ट प्राइस, एक टेबल की सेलिंग प्राइस कंपेयर कर लो, आपको प्रॉफिट या लॉस मालूम चल जाएगा। 10 टेबल की कॉस्ट प्राइस, 10 टेबल की सेलिंग प्राइस कंपेयर कर लो, आपको मालूम चल जाएगा। पर यहां पे अलग अलग वैल्यूज है, अलग अलग क्वांटिटी है। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम एक नंबर फाइंड करेंगे जो कि दोनों के लिए हो जाए। ठीक है, वो कैसे करेंगे, देखो यहां पे 10 टेबल है, वहां पे 5 है। ऐसा नंबर ढूंढो जो कि दोनों से डिविजिबल हो। उदाहरण के तौर पे यहां पे मैं लिख रहा हूं 50। तो मैंने क्या बोल दिया कि कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 टेबल्स है 50, तो एक टेबल की कितनी हो जाएगी बता सकते हो? यस सर, तो सीपी ऑफ 1 टेबल हो जाएगी 50 डिवाइड बाय 10 अर्थात 5 रुपए। ठीक है, उधर पे सेलिंग प्राइस ऑफ 5 टेबल है कितनी, वो भी है 50। तो एक टेबल की सेलिंग प्राइस कितनी, सेलिंग प्राइस ऑफ 1 टेबल इज इक्वल टू 50 डिवाइड बाय 5 दैट इज 10। सर क्या यहाँ पे 50 लेना जरूरी है? क्या हम यहाँ पे 70, 80, 90, 100 कुछ नहीं ले सकते? बिल्कुल ले सकते हो, परंतु किंतु ऐसा नंबर लो जो कि दोनों से डिविजिबल हो, 10 से भी और 5 से भी, ताकि आपके डिवीजन आसान हो जाए और आपका समय बचे। अब यहाँ पे देखो कॉस्ट प्राइस थी 5 रुपए, बेचा गया वो 10 रुपए में, तो ये क्या हो जाएगा सर, यहाँ पे क्लियरली सेलिंग प्राइस ज्यादा है, कॉस्ट प्राइस कम है, तो ये सिचुएशन है प्रॉफिट की। कितना प्रॉफिट माइनस करोगे तो 5 रुपए का प्रॉफिट, और कॉस्ट प्राइस कितनी थी, वो भी 5 रुपए, तो 5/5 इंटू 100, अर्थात उन्हें संपूर्ण 100% का प्रॉफिट हुआ है। ठीक है सर, ऐसा तो नहीं आपने एक एक यूनिट लिया इसलिए ऐसा हुआ। अगर हम 5-5, 10-10 लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। उदाहरण के तौर पे 10 रुपए के 10 टेबल के कितने 50, तो 10 चेयर के 10 टेबल का सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा सर, वो हो जाएगा 10 के हिसाब से 100। ठीक है, यहां पे देखो मैं क्या बोल रहा हूं कि जब कॉस्ट प्राइस लिया आपने 10 टेबल की, कितनी है सर, हमारे अनुमान के हिसाब से 50 रुपए। अब जरा इनकी सेलिंग प्राइस बताओ सर, हमने एक की निकाली 10, 10 की हो जाएगी 100, तो डबल हो गया, मतलब 50, मतलब 100% प्रॉफिट। यस सर, जब आप 5 का निकालोगे, क्योंकि आपके पास 5 की सेलिंग प्राइस है, तो 5 टेबल की कॉस्ट प्राइस कितनी होगी, 5×5 = 25, और सेलिंग प्राइस कितनी है 50 है, तब भी आपका आंसर कितना आएगा 100% प्रॉफिट ही आएगा। क्या आपको यह समझ में आया? कहीं कोई शंका मन में? नो सर, बस करना क्या है, एक ऐसा नंबर ढूंढना है जो कि दोनों से डिविजिबल हो, ताकि आसानी से आप अपने सवाल को सॉल्व कर पाए, ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े। चलिए, आबिदा ब्रॉट 100 पेन्स एट ₹3.5 पर पेन। ठीक है, क्या 3.5 रुपए का एक पेन था और ऐसे उन्होंने 100 पेन लिए। चलिए, तो यहां से क्या हम कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हैं? हाँ सर बिल्कुल, कितनी हो जाएगी सर, 3.5 × 100 मतलब 350 रुपए, बिल्कुल ठीक। एंड पेज अ सेल्स टैक्स ऑफ 4%, तो पहले उन्होंने पेन लिए, तो पेन लेने की कॉस्ट कितनी है सॉरी सर, पेन लेने की कॉस्ट है 350, इसमें टैक्स कितना जोड़ रहा है सर 4%, तो पहले 4% टैक्स का वैल्यू कितना होगा वो निकालो। वो कैसे निकालेंगे सर, 4/100 इंटू 350 करने से वो वैल्यू आ जाएगी, शून्य से शून्य कैंसिल। ठीक है, 35 इंटू 4 करेंगे तो आएगा 140, डिवाइड बाय 10 करेंगे तो आएगा 14। ठीक है, यस सर, कहीं कोई शंका? नो सर, तो ये हो जाएगा 14 रुपीज का टैक्स। तो 350 में जब हम 14 रुपीज जोड़ देंगे तो हमें मिल जाएगा हमारा फाइनल पेएबल अमाउंट, जितना आबिदा जी को पे करना पड़ेगा।
तो कितना पे करना पड़ेगा सर, 4 और एक 5 हो जाए, 5 और एक 6 हो जाएगा, तो 364 रुपए एज टैक्स उनको पे, अलॉन्ग विद टैक्स उनको पे करने पड़ेंगे। तो 350 रुपए चीज के पैसे और 14 रुपए टैक्स। ठीक है, क्या आपको ये समझ में आया? यस सर, कहीं कोई शंका मन में? नो सर। अगला प्रश्न सवाल क्रमांक 42 है हमारा, क्या बोल रहा है हमसे? द कॉस्ट ऑफ अ टेप रिकॉर्डर इज 10,800, ठीक है, इंक्लूसिव ऑफ सेल्स टैक्स चार्ज एट 8%। यहां पे क्या बोल रहा है आपसे कि उन्होंने टैक्स जोड़ के इतना है, ठीक है, इंक्लूसिव मतलब टैक्स को जोड़ के, जो कि कितना टैक्स था 8%, ठीक है। द प्राइस ऑफ टेप रिकॉर्डर बिफोर द सेल्स टैक्स, मतलब सेल्स टैक्स लगने से पहले टैक्स जिस अमाउंट पे लगा आपको वो अमाउंट बताना है। मतलब जब बात चल रही होगी दुकानदार और ग्राहक के बीच में, तो उन्होंने कितना प्राइस डिसाइड किया होगा वो आपको बताना है, जिसके बाद उन पे टैक्स लिया गया। तो चलिए हम मान लेते हैं वो प्राइस है एक्स, इसमें हमने जोड़ा 8% का टैक्स और ये हो गया 10,800 के बराबर। कैसे सॉल्व करेंगे इसको? सर x प्लस 8% ऑफ x हमने निकाल दिया यहां पे, जो कि हो जाएगा 10800 के बराबर। अब आप क्या करेंगे? चाहे तो कैंसिल कर दें, चाहे तो यूं ही छोड़ दें, बिकॉज यूं ही छोड़ देंगे तो शायद कुछ कट हो जाए, आपका काम आसान हो जाए। तो ये हो जाएगा इंटू 100, ये हो जाएगा इंटू 1, तो ये हो जाएगा 100x प्लस 8x होल डिवाइड बाय 100 इज इक्वल टू 10800। ठीक है, इन दोनों को जब आप ऐड करेंगे आपको मिलेगा 108x इज इक्वल टू 10800। ये तो यहाँ पे 100 डिवाइड कर रहा था, बोर हो रहा था, यहाँ पे उसको मल्टीप्लाई करने भेज दिया, वो एंजॉय कर लेगा। ठीक है, और क्या करना है सर? वो x के साथ 108 भी अकेला यहाँ बोर हो रहा है, क्योंकि वेरिएबल और नंबर्स तो बात नहीं करते, कोई बात नहीं, उनको नंबर्स के पास भेज देते हैं। चलिए, वहां कर रहा था मल्टीप्लाई, यहां करेगा डिवाइड। 108 से 108 कैंसिल, तो आपके पास बचेगा केवल पूरा का पूरा 100 इंटू 100 करोगे आपका जवाब आएगा 10,000। ठीक है, तो क्या थी उस टेप रिकॉर्डर की प्राइस? तो सर टेप रिकॉर्डर की प्राइस थी 10,000 रुपए, उस पे 8% टैक्स जोड़ के वो हो गई 10,800 रुपए, जैसा कि हमें सवाल में दिया गया है। चलिए, ये वाला सेक्शन भी हो जाता है हमारा खत्म। हम करेंगे स्क्रीन को क्लियर और मूव करेंगे अगले पार्ट की ओर। ठीक है, अब 43 में क्या है हमारे पास? फिर से 3 सवालों का सेट। 43 में बोल रहा है 2500 इज ग्रेटर देन बाय 500 बाय डैश परसेंट। ठीक है, तो सवाल में ये तो पता है हमें कि भाई साहब 2500 बड़ा है 500 छोटा है, सब तो देख के ही समझ में आ रहा है। जी हाँ बिल्कुल, पर कितना बड़ा है वो आपको बताना है, कितना परसेंट से बड़ा है। तो पहले गैप पता लगाओ, कितने का गैप है? तो ये कितना हो जाएगा? 2000। ठीक है सर, परसेंट निकालना है तो 2000 का गैप है। अच्छा, किससे कंपेयर कर रहे हैं हम? 500 से कि 2500 से? पहले ये बताओ सर। ग्रेटर देन 500 के रेफरेंस में पूछ रहा है कि 2500 बड़ा तो है, पर 500 से कितना बड़ा है, कितने परसेंट बड़ा है? तो यहां 500 के कंपैरिजन में बात हो रही है, 500 के संबंध में बात हो रही है, तो इसलिए हम इसको सॉल्व करेंगे। ये 0 0 कैंसिल, 5 1 जा 5 4 जा, तो कितना बड़ा है? 400% बड़ा है उससे। ठीक है, कितना बड़ा है? 500 से 400% ज्यादा बड़ा है। कौन? 2500। क्या आपको ये समझ में आया? यस सर। कहीं कोई शंका मन में? नो सर। चलिए, इसी के साथ ये वाला पार्ट हो जाता है हमारा सॉल्व। काफी आसान था ये, बस कौन किससे कितना बड़ा यही पता लगाना था। ठीक है, 4 टाइम्स अ नंबर इज डैश परसेंट इंक्रीज इन द नंबर। ठीक है, अब यहां ध्यान देना, आपका एक नंबर है, कौन सा? मान लीजिए x। ठीक है, उसको आपने 4 टाइम्स इंक्रीज कर दिया, तो न्यू नंबर क्या हो जाएगा? 4x। इसमें इंक्रीज कितना आया ये बताओ? सर इंक्रीज आया 4x माइनस x अर्थात 3x का। बिल्कुल ठीक। ठीक है, तो मतलब अब निकालना है इंक्रीज परसेंट। ठीक है, तो कैसे निकालोगे सर? 3x का इंक्रीज हुआ, x में इंक्रीज हुआ, और इनको हम लोग डिवाइड करके निकाल लेंगे हमारा परसेंटेज, तो ये होगा 300% इंक्रीज। ठीक है, क्या बोला आपसे? कितने परसेंट इंक्रीज है? 300%। अब कई बार व्यक्ति क्या सोचता है कि सर 4 टाइम्स बढ़ गया तो 400% इंक्रीज हुआ ना। देखो 400% वो हो गया, 4 टाइम्स का मतलब है 400% हो गया, पर आपसे पूछ रहा है कितना परसेंट इंक्रीज हुआ, कितनी वृद्धि हुई है। तो आपका नंबर था x, उसको जब आपने 3x टाइम्स बढ़ाया, 3x टाइम्स उसमें ऐड किया, तब जाके वो 4x बन गया।
तो आपने इंक्रीज कितना किया उसको, सर x जो ओरिजिनल था उसको 3x से इंक्रीज किया ताकि वो 4x बन जाए। ठीक है, तो यहां पे आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है कि कितने से इंक्रीज किया। ठीक है, ये नहीं कि फाइनल रिजल्ट क्या है। क्या आपको ये समझ में आया? यस सर। तो जब वो परसेंट इंक्रीज पूछ रहा है आपसे, तो आपसे ये पूछना चाह रहा है कि कितने गुना उसको इंक्रीज किया गया, मतलब व्हाट वाज द अमाउंट बाय विच इट वाज इंक्रीज, किस अमाउंट से, किस बड़े नंबर से उसे इंक्रीज किया गया। तो 3x से इंक्रीज किया गया तब जाके वो 4x बन गया, 4 टाइम्स बन गया। चलिए यहां पे हम करते हैं ये वाले हिस्से को भी साफ। अगला प्रश्न देखते हैं, सवाल क्रमांक 45 क्या बोल रहा है हमसे। सवाल क्रमांक 45 हमसे बोल रहा है कि 5% of sales tax is charged on the article marked at ₹200 after allowing a discount of 5%. ठीक है, then amount payable is, अब देखो पहले क्या बोल रहा है कि 200 रुपए मार्केट प्राइस है, पहले उस पर लगाया आपने डिस्काउंट, फिर लगेगा सेल्स टैक्स, क्योंकि सेल्स टैक्स सबसे लास्ट में लगता है। ठीक है, तो पहले हम क्या लगाएंगे सर, 200 पे 5% डिस्काउंट। अच्छा बताओ 200 का 10% कितना होगा सर? 10% होगा 20 रुपए, और उसका भी आधा 5%, तो 20 का आधा हो जाएगा 10। तो ये हमने डिस्काउंट को कर दिया माइनस, हमारा प्राइस हो गया 190 रुपए। अब आपको पूछ रहा है कि 190 रुपए का जो प्राइस हुआ उस पे आप 5% सेल टैक्स लगा रहे हो। तो यहां ध्यान देना, 190 का 10% कितना सर? 19। 5% कितना सर? उसका भी आधा, मतलब 9.5। तो यहां पे क्या हो जाएगा सर? ये 0.5, 9 9 18, और यहां पे हो जाएगा कितना? एक कैरी, तो ये हो जाएगा कितना? 19। 190 प्लस 9 करो, कितना आएगा सर? एक मिनट, ये हो जाएगा 9.5 ऐड, सॉरी, तो ये हो जाएगा 0.5, तो ये हो जाएगा 199.5 हो जाएगा आपका एडिशन करने के बाद। तो कितना अमाउंट पेएबल है सर? 199.5। अब कई बार व्यक्ति क्या सोचता है कि 505% का डिस्काउंट दिया, 5% सेल्स टैक्स है, डिस्काउंट करते हैं माइनस, इसको करते हैं प्लस, तो ये दोनों हो गए नल्लीफाई, मतलब दोनों हो गए कैंसिल। तो हमारा जवाब 200 ही आना चाहिए, जो कि है गलत। ठीक है, नल्लीफाई नहीं होंगे क्योंकि अलग अलग जगह पे लगाए गए हैं, अलग अलग वैल्यूज पे लग रहे हैं, इसलिए उनका असर, उनकी वैल्यूज भी अलग अलग हैं। एक जगह वो 10 है, एक जगह वो 9.5 है, थोड़ा सा डिफरेंस आया है। तो कृपया ऐसे नल्लीफाई करके डायरेक्ट आंसर लिख देंगे तो आपका जवाब होने के चांसेस हाई हैं, उस चीज का ध्यान रखें। चलिए स्क्रीन हो जाती है यहाँ पे क्लियर, हम मूव करेंगे अगले सेट की तरफ। अगला सेट हमसे क्या बोल रहा है, आपको क्या करना है? आपको जवाब देना है किसका? ट्रू और फॉल्स का। कहां से लेकर? 46 से लेकर 65 तक। यदि सवाल ट्रू है तो ट्रू लिखिए, फॉल्स है तो फॉल्स लिखिए। पर हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ना सिर्फ ट्रू और फॉल्स लिखेंगे बल्कि थोड़ा डिस्कस करके जवाब के पीछे का लॉजिक भी देखने का प्रयास करेंगे। चलिए पहला सवाल, टू कैलकुलेट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया इफ द रेट ऑफ ग्रोथ इज नोन। ये हमने पढ़ा है कहां पे? एक्सरसाइज 8.3 जो हमारे चैप्टर की एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक की है, वहां पे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। यदि आपने वो सेशन हमारा नहीं देखा है तो जाके आप देख सकते हैं, हमारे क्लास 8 की स्मार्ट बोर्ड वाली जो वो है प्लेलिस्ट है उसमें भी मिल जाएगा, या फिर आपको आराम से मैनेजमेंट बेंच की वेबसाइट पे भी मिल जाएगा। ठीक है, द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट इन कंपाउंड इंटरेस्ट कैन बी यूज्ड। जब आपको बैक्टीरिया या पॉपुलेशन की ग्रोथ दिखानी है तो हम कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं क्या? यस सर, बिल्कुल यूज कर सकते हैं, हमने बहुत बार यूज भी किया है। तो ये स्टेटमेंट हो जाएगा ट्रू। तो यदि आपको रेट ऑफ ग्रोथ पता है, टाइम पता है, तो आप आसानी से कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला यूज करके अपना जवाब निकाल सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न 47 है आपका, एडिशनल एक्सपेंसेस मेड आफ्टर बाइंग एन आर्टिकल। किसी चीज को खरीदने के बाद जो भी आप एक्स्ट्रा खर्चे करते हैं, इज आर इंक्लूडेड इन द कॉस्ट प्राइस एंड आर नोन एज वैल्यू एडेड टैक्स। अब यहां ध्यान देना, हाँ सर, एडिशनल एक्सपेंसेस को हम लोग ऐड तो करते हैं कॉस्ट प्राइस में, पर उसका नाम वैल्यू एडेड टैक्स नहीं है, ये कोई टैक्स नहीं है, ये तो हमारे एक्सपेंसेस हैं, ये तो ओवरहेड एक्सपेंसेस हैं। तो क्या नाम है इनका? ओवरहेड एक्सपेंसेस, न कि वैल्यू एडेड टैक्स। तो ये डिफरेंस है, यहां पे स्टेटमेंट हो जाता है रॉन्ग, तो ये हो जाएगा ओवरहेड एक्सपेंसेस। अगर ऐसा आप लिखते तो एकदम परफेक्ट हो जाता स्टेटमेंट, लेकिन उन्होंने थोड़ी सी गलती कर दी और हमने इन्हें पकड़ लिया। तो हम क्या लिखेंगे? स्टेटमेंट क्या है? स्टेटमेंट है फॉल्स। तो पहला स्टेटमेंट हो गया ट्रू, दूसरा हमने कर दिया है फॉल्स। अब हम करेंगे स्क्रीन को क्लियर और मूव करेंगे अगले सेट ऑफ क्वेश्चंस की तरफ। अब
सवाल क्रमांक 48 से लेकर 50 तक का सेट है हमारे पास। ये 3 सवाल फटाफट हमें सॉल्व करने हैं। 48 में क्या बोल रहा है, डिस्काउंट इज अ रिडक्शन गिवन ऑन कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल। किसी चीज की कॉस्ट प्राइस पे जो आप रिडक्शन या फिर जो कमी करते हैं या फिर जो आप पैसे कम करते हैं उसे आप डिस्काउंट कहते हैं। सर यदि कॉस्ट प्राइस पे कम कर देंगे तो हमें घाटा नहीं हो जाएगा? बिल्कुल ठीक। तो पहली बात तो यहां पे कॉस्ट प्राइस नहीं आना चाहिए, ये गलत है। तो फिर कौन सी प्राइस पे आप कम करते हैं? सर जो वहां उस पर्टिकुलर आर्टिकल पे लिखी होती है, चिपकी होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में, हमारे मैथ्स की भाषा में मार्क्ड प्राइस। तो मार्क्ड प्राइस पे आपको क्या मिलता है? डिस्काउंट मिलता है। तो स्टेटमेंट क्या हो जाएगा सर? फॉल्स हो जाएगा। बिल्कुल ठीक। अब 49 देख लेते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट इज द इंटरेस्ट कैलकुलेटेड ऑन प्रीवियस ईयर्स अमाउंट। क्या होता है कंपाउंड इंटरेस्ट का फंडा? कि सर हर साल जो भी इंटरेस्ट मिलते जा रहा है उसको भी आप प्रिंसिपल में ऐड करते जाएंगे, क्योंकि वो भी हमारा ही पैसा है, हमारा ही धन है। तो अगर पहले साल हमने 100 रुपए दिया था, इंटरेस्ट जोड़ के 110 हो गया, तो दूसरे साल 110 रुपए पे इंटरेस्ट लगता है। इसीलिए कंपाउंड इंटरेस्ट में इंटरेस्ट हर साल ज्यादा आता है और हमारा अमाउंट बढ़ते जाता है, क्योंकि बिकॉज हम हर साल नया अमाउंट ले आते हैं, नया प्रिंसिपल ले आते हैं जो कि पिछले साल के अमाउंट से आता है। क्योंकि भाई जब इंटरेस्ट हमें मिल रहा है तो हमारा पैसा है, तो उस पे हमें क्यों नहीं एक्स्ट्रा इंटरेस्ट मिलना चाहिए। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? बिल्कुल ट्रू हो जाएगा। इसलिए कंपाउंड इंटरेस्ट में भी क्या हो जाता है? इंटरेस्ट ज्यादा आता है एज कंपेयर टू सिंपल इंटरेस्ट एवरी ईयर। अब नेक्स्ट देखेंगे, सीपी इज इक्वल टू एमपी माइनस डिस्काउंट, विच मीन्स कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। ठीक है, लेकिन एक और शब्द जो हमें पता है वो है सेलिंग प्राइस। वो कहां गया? वो कैसे निकलता है? तो सर ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, फॉल्स है, क्योंकि जब आप मार्क प्राइस में से डिस्काउंट माइनस करते हैं तब वो चीज बेची जाती है, और बेचते समय जो प्राइस होता है उसको आप क्या बोलते हैं? सर बेचते समय जो प्राइस होता है उसे हम कहते हैं सेलिंग प्राइस, ना कि कॉस्ट प्राइस। तो ये स्टेटमेंट है हमारा फॉल्स। इसीलिए के साथ हमारा तीनों सेट हो गए हैं सॉल्व, 3 सवालों का सेट हो गया सॉल्व, और हम मूव करेंगे अगले सेट की तरफ। अब 51 और 52 दो सवाल है हमारे पास यहाँ पे इस पृष्ठ पे, इस स्लाइड में। क्या बोल रहा है सवाल क्रमांक 51? अ मैन परचेज्ड अ बाईसाइकिल। एक व्यक्ति ने एक बाईसाइकिल खरीदी, कितने की? तो सर बाईसाइकिल खरीदी गई थी ₹1040 की, ठीक है, और उसको बेच दिया 800 रुपए का। हिज गेन परसेंट इज 30%। पहली चीज तो यहां पे आप देखेंगे कि खरीदी थी 1040 की और बेच दी कितने की? 800 की। तो क्या ये उसको गेन हुआ? नहीं सर, ये गेन शब्द यहां पे गलत है, उनको तो यहां पे लॉस होगा। अभी जब हमारा पहला पार्ट ही रॉन्ग हो गया तो परसेंट कैलकुलेट करने का कोई सेंस ही नहीं है। हम अपना समय वेस्ट नहीं करेंगे परसेंट कैलकुलेट करने में, हम सीधे लिख देंगे कि स्टेटमेंट तो फॉल्स है, क्योंकि पहली चीज गेन तो हुआ ही नहीं है, लॉस हुआ है। तो लॉस हुआ है और कितने परसेंट का वो हम बाद में कैलकुलेट कर सकते हैं, पर जब लॉस परसेंट है तो फिर स्टेटमेंट ही रॉन्ग हो गया, पूरा परसेंट कैलकुलेट करने की आवश्यकता नहीं है। चलो, 3 times a number is a 200% increase in the number, then 1/3 of the same number is 200% decrease in the number। अब यहां पे ध्यान देना, क्या बोल रहा है आपसे, क्योंकि किसी नंबर को जब आप 3 टाइम्स करते हैं, ठीक है, तो अगर पहले नंबर था x, अब हो गया 3x, तो इंक्रीज कितना हुआ पहले ये बताओ। सर x को आपने 2x से इंक्रीज किया, मतलब x में आपने 2x ऐड किया, तब आपको 3x मिला। तो 3 टाइम्स इंक्रीज करने के लिए आपने 2x से बढ़ाया, तो 3 टाइम्स तक पहुंचाने के लिए आपने कितना किया? 2x से बढ़ाया। तो परसेंटेज के मामले में हो जाएगा 200x, कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2x अपॉन x इंटू 100, जहां पे x कैंसल, तो ये 200% हो जाएगा, मतलब पहला पार्ट तो ठीक है। अब जब आप कह रहे हैं कि नंबर इज 1/3, ठीक है, 1/3 का मतलब पहले था x, अब हो गया 1/3x या फिर x/3, तो आपने कितने परसेंट से डिक्रीज किया इसको, पहले वो कैसे निकालेंगे? तो पहले हम पता लगाएंगे कि कितने अमाउंट से डिक्रीज हुआ है, अर्थात कितना गैप आया है। तो x माइनस x/3 करेंगे तो हमें पता चलेगा कि हमारे नंबर को हमने 2x/3 से डिक्रीज किया, तब वो x/3 तक पहुंचा है। ये समझना यहां पे क्या कहना चाह रहा हूं मैं, कि यहां पे 2x/3 से डिक्रीज किया है, तब वो x/3 तक पहुंचा है। अगर आपने 100 को 30 बना दिया, ठीक है,
तो वो 100 कहां तक पहुंच गया, 30 तक। कितना डिक्रीज किया गया, तो सर माइनस करके निकालेंगे। तो जब आपसे कितना पूछ रहा है तो आप माइनस करके निकालोगे कि इतने से डिक्रीज हुआ। अब इसको जब आप परसेंट में चेंज करेंगे तो 2x/3 होल डिवाइड बाय x इंटू 100 करना पड़ेगा, जो कितना होता है, तो सर यहां पे ये हो जाएगा 2x/3x इंटू 100। यहां पे x से x कैंसल, 200/3 मतलब अप्रोक्सीमेटली हो जाएगा 66.67% से डिक्रीज हुआ। पर सवाल में क्या बोल रहा है कि 200% डिक्रीज हुआ, नहीं 200% डिक्रीज नहीं हुआ है। कितने से डिक्रीज हुआ है, 66.67% से डिक्रीज हुआ है। तो स्टेटमेंट हो जाएगा यहां पर फॉल्स। क्या आपको यह समझ में आया? यस सर। तो कब कितने से डिक्रीज हुआ ये हम कैसे पता लगाते हैं, डिपेंडिंग ऑन कि गैप कितना है, कहां पहुंच गए ये जरूरी नहीं है, कैसे पहुंचे, कितना प्लस माइनस किया, कितना जोड़ा घटाया, वो इंपॉर्टेंट होता है इन सारे सवालों में। तो उसका आपको ध्यान रखना है, बाकी तो आसान होते हैं सवाल। चलिए सवाल क्रमांक 53 54 का सेट है हमारे पास। यहां पे क्या बोल रहा है आपसे 53 में, सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ गिवन अमाउंट इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन द सेम अमाउंट फॉर द सेम पीरियड एंड एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट। यदि सब कुछ बराबर है, क्या आपका प्रिंसिपल बराबर है, टाइम पीरियड बराबर है, रेट ऑफ इंटरेस्ट बराबर है, तब फिर या तो सिंपल इंटरेस्ट बराबर होगा या फिर कम होगा। बराबर कब होता है, प्रथम वर्ष में बराबर होता है, उसके बाद दूसरे तीसरे चौथे ईयर में क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट तो उतना ही रहता है, कंपाउंड इंटरेस्ट बढ़ता जाता है, तो ये क्या रह जाता है, लेस देन रह जाता है। कौन, सिंपल इंटरेस्ट लेस देन रह जाता है, कंपाउंड इंटरेस्ट क्योंकि आगे बढ़ता जाता है तो वो मोर देन हो जाता है। ठीक है, तो स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। यदि सब कुछ सेम है, दैट इज रेट ऑफ इंटरेस्ट, टाइम पीरियड, प्रिंसिपल सब कुछ सेम है, तो फिर आपका कंपाउंड इंटरेस्ट ज्यादा होगा, सिंपल इंटरेस्ट कम होगा। चलिए सवाल क्रमांक 54 क्या बोल रहा है हमसे, द कॉस्ट ऑफ अ सुइंग मशीन इज 7,000 रुपए। 7,000 रुपए है क्या कॉस्ट, ठीक है। इट्स वैल्यू डेप्रिशिएटेड बाय 8% पर एनम, देन द वैल्यू ऑफ मशीन आफ्टर 2 years इज 5924.80। क्या बोल रहा है आपसे कि आपके सुइंग मशीन की वैल्यू डेप्रिशिएट हो रही है। डेप्रिशिएट करने के लिए हम क्या करते हैं सर, अमाउंट निकालते हैं, किस फॉर्मूला से सर, क्योंकि डेप्रिसिएशन और कंपाउंड इंटरेस्ट ऑलमोस्ट सिमिलर कॉन्सेप्ट है, बस कंपाउंड इंटरेस्ट पॉजिटिव जाता है आगे बढ़ता है, डेप्रिसिएशन नेगेटिव जाता है वो नीचे आता है, तो माइनस करना पड़ता है, इतना ही डिफरेंस है। तो हम क्या करेंगे, हमारा प्रिंसिपल होगा 7,000, ठीक है, 1 माइनस आर की जगह पे आप लिख दोगे 8% मतलब 8/100, ठीक है, होल टू द पावर टाइम कितना है, 2 years है। क्या आपको ये समझ में आया? यस सर। यदि कुछ कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर दीजिए सर, 2 4 8, ठीक है, और यहां पे कैंसिल नहीं करना चाहें तो आप वो भी छोड़ सकते हैं, क्योंकि यहां पे सॉल्व करने में हमें आसानी होगी, कुछ कुछ वैल्यूज कैंसिल हो जाएंगी। तो ये होगा 7,000, ठीक है, एलसीएम लोगे आप तो यहां पे आएगा 100 माइनस 8 अर्थात 92/100, और ये भी हो जाएगा 92/100, ठीक है। यस सर, ये कैसे हुआ सर, 100 का यहाँ पे एलसीएम लिया, 100 माइनस 8 हो जाएगा 92, और होल डिवाइड बाय 100, देखो जीरोस कैंसिल, 1 2 1 2, और यहाँ पे एक जीरो और कैंसिल। वो नीचे का 10 आप छोड़ सकते हैं क्योंकि उससे डिवीजन करना आसान हो जाएगा, पर पहले आपको 92 का स्क्वायर पता होना चाहिए। कैसे निकालोगे 92 का स्क्वायर, सर हम उसको 90 + 2 का स्क्वायर करके भी निकाल सकते हैं, बिल्कुल ठीक। तो 90 + 2 का स्क्वायर करेंगे, 90 का स्क्वायर होगा 8100, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, ठीक है, और ये हो जाएगा 9 2 18, 18 2 हो जाएगा 36, तो 9 चौके हो जाएगा 36, तो 360 हो जाएगा ऐसे, है ना। ऐड करेंगे इन सबको तो आपको मिलेगा 4 6 3 और 1 4 8 3 6 4, इंटू करेंगे 7 बिकॉज आगे एक 7 बाकी है, कितना हो जाएगा 7 और 28, 8 यहाँ 4 ऊपर, 6 7 42, 42 + 4 हो जाएगा 46, 6 यहाँ 4 ऊपर, 7 4 28 + 4 हो जाएगा 32, तो 2 यहाँ 3 ऊपर, 7 8 7 8 56, 56 + 3 हो जाएगा कितना सर, 56 + 3 होगा 59, तो 5926.8 हो जाएगा। यहाँ पे 5924.8 आ रहा है, एक बार कैलकुलेशन और चेक कर लो, अगर कुछ गलती ना हो गई हो
तो हम उसको देख लेते हैं। ठीक है, 92 का स्क्वायर हो जाएगा 90 प्लस 2 का स्क्वायर, 90 का स्क्वायर हो जाएगा 8100, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, और साथ में मिलेगा हमें यहाँ पे 9 2 जा 18, 18 2 जा, हाँ ठीक है 360। तो हमारा आंसर आ रहा है 5926.8, इनका आ रहा है 5924.8। तो मतलब स्टेटमेंट क्या है सर, फॉल्स है। क्या आपने ये ध्यान से दिया, ध्यान देखा कि आपकी वैल्यू इनकी वैल्यू में थोड़ा सा ही माइन्यूट से फर्क है, पर स्टेटमेंट इज फॉल्स। क्या आएगा आंसर 59287428, हाँ ठीक है 6 7 42। एक मिनट यहाँ पे चेक कर लो कैलकुलेशंस, तो इंटू 7 7 4 28, 8 यहाँ कितना 2 ऊपर, 6 7 42 प्लस 2 हो जाएगा 44। तो ये ठीक आ रहा है 5924 ही आएगा। आई एम सॉरी, थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक, तो स्टेटमेंट हो जाएगा ट्रू। तो कैलकुलेशन का यहाँ पे ध्यान रखना, मल्टीप्लीकेशन में मिस्टेक ना हो पाए मेरे जैसे। ठीक है, 7 4 28, 8 यहाँ 2 ऊपर, 6 7 42 प्लस 2 हो जाएगा 44, 4 ऊपर, बाकी पूरा ठीक है। चलिए तो ये स्टेटमेंट भी क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। कैलकुलेशन करने पे इतना ही आंसर आ रहा है, 5924 आ रहा है। मेरा पहले 26 आ रहा था बिकॉज थोड़ा सा माइन्यूट एरर था। चलिए स्क्रीन करेंगे हम क्लियर और मूव करेंगे अगले प्रश्न की ओर। 55 56 क्या सवाल पूछ रहा है हमसे, द डिस्काउंट ऑफ रुपीज y इज अवेलेबल ऑन द मार्क्स प्राइस x, देन द डिस्काउंट परसेंट इज। ठीक है, तो डिस्काउंट है y रुपीज का और मार्क प्राइस है x। कैसे निकालोगे डिस्काउंट परसेंट, सर डिस्काउंट परसेंट निकलेगा, डिस्काउंट दिया जाता है मार्क प्राइस पे, मार्क प्राइस के ऊपर, तो उसी से सोच लो उसका फॉर्मूला क्या होगा, डिस्काउंट मार्क प्राइस के ऊपर। तो डिस्काउंट मतलब डिस्काउंट मार्क प्राइस के ऊपर इंटू 100। डिस्काउंट की वैल्यू है y, मार्क प्राइस की वैल्यू होगी x, इंटू हो जाएगा 100। पर इन्होंने लिखी है उल्टी, तो स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। क्या आपको ये समझ में आया, यस सर, कहीं कोई शंका मन में, नो सर। चलिए 56 में क्या बोल रहे हैं आपसे कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपियरिंग फॉर क्लास 10th बोर्ड एग्जामिनेशन या जो भी एग्जामिनेशन है इंक्रीजेस फ्रॉम 91422। तो पहले थे 51,422, अब हो गए 1,16,054। ठीक है, आपको बताना है क्या कि कितना जो इंक्रीज हुआ है वो अप्रोक्सीमेटली 27% है। तो पहले हम निकालेंगे इंक्रीज का वैल्यू कितना है, तो 116054 था, माइनस करेंगे हम 91422, कितना होगा, 4 में से 2 गया 2, 5 में से 2 गया 3, 10 में से 4 गया 6, 5 में से 1 गया 4, और यहां पे हो जाएगा 24,632। ठीक है, अब हमें काम करते हैं थोड़ा सा आसान करने के लिए, इसको मैं लिख रहा हूं 24,600। ठीक है, और नीचे मैं लिख रहा हूं 91,500। ठीक है, क्योंकि 91422 है तो 422 को हमने राउंड ऑफ करके, चलिए 91400 लिख लेते हैं। अगर हम एग्जैक्ट हंड्रेड्स में राउंड ऑफ करेंगे तो कितना हो जाएगा 91400। ठीक है, और यहां पे भी 24600 इंटू कर देंगे हम 100 ताकि हम निकाल पाए अप्रोक्सीमेटली कितना परसेंट है। तो शून्य से शून्य कैंसिल। अब जब आप कंपेयर करेंगे 914 और 246 को, 914 का 10% होगा 91, 91 ये हो गया 10%, एक और कर देंगे तो हो जाएगा 20%, जो कि हो जाएगा कितना, 4 और 4 8, एक और 1 2, 9 9 18, 182। अब आप जब करते हैं अगेन 10% तो वो हो जाएगा, आई थिंक बियॉन्ड चले जाएगा, जी हाँ 27 कुछ हो जाएगा, नहीं 30 हो जाएगा, पर ज्यादा है तो अप्रोक्सीमेटली 27 के आसपास आ रहा है। क्या देखो 5% करने पे कितना आएगा, 91.4 का 5% होगा सर 90 का होगा 45, और इसका हो जाएगा 0.7, तो 45.7। ठीक है, 45.7 हो जाएगा, 7 और 8 हो जाएगा 15, 5 और 2 7 1 8 हो जाएगा 228। अप्रोक्सीमेटली आसपास है तो 27% के आसपास ही अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ रही है। हमने भी अप्रोक्सीमेट वैल्यूज का ही यूज करके हमारा आंसर पता करने का प्रयास किया। ठीक है, तो हमारे हिसाब से जवाब आ रहा है अप्रोक्सीमेटली 27% के आसपास, तो स्टेटमेंट हो जाएगा ट्रू। अगर एक्चुअल कैलकुलेशन करने पे आपका आंसर 26 पॉइंट या 28 पॉइंट समथिंग आ रहा है तो वो अप्रोक्सीमेटली 27 के आसपास ही है, पर अगर 32 35 या फिर 25 22 आ रहा है तब वो अप्रोक्सीमेटली 27% के आसपास नहीं है। तो इतना मार्जिन तो चलता है, प्लस माइनस 1-1% चलता है, पर उसके ज्यादा नहीं चलता जब आप अप्रोक्सीमेटली की बात करते हैं तब। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन भी हो गए हमारे सॉल्व, हम करेंगे स्क्रीन को क्लियर। अगले प्रश्न देख लेते हैं 57 58 क्या बोल रहा है, सेलिंग प्राइस ऑफ 9 आर्टिकल्स
is equal to cost price of 15 articles. In this transaction there is a profit of 66 point कितना 66.2/3%. अब यहां देखना क्या बोल रहा है आपसे कि कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 9. ठीक है, कोई समस्या नहीं है, देख लेंगे. अब 15 और 9 का एलसीएम निकाल लो ताकि आप आसानी से कैलकुलेट कर पाओ. ठीक है, 45 होगा इनका एलसीएम, तो हम मान लेंगे कि 15 की कॉस्ट प्राइस है तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 इज 45. तो एक की कॉस्ट प्राइस कितनी, तो एक की हो जाएगी 3 रुपए. 45 डिवाइड बाय 15. यहां पे आपको सेलिंग प्राइस भी एक की निकालनी पड़ेगी, तो यह हो जाएगा 9 45. तो एक की सेलिंग प्राइस हो गई 5 रुपए. 45 डिवाइड बाय 9. अब आप क्या करेंगे भाई, कॉस्ट प्राइस है 3 रुपए, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस है 5 रुपए एक एक आर्टिकल की. पहले हम नहीं कंपेयर कर रहे थे क्योंकि पहले अलग अलग संख्या थी आर्टिकल्स की. तो जब आप कंपेयर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस, आपको सेम नंबर ऑफ आर्टिकल्स चूज करना पड़ेगा. तो अब यहां पे आपका प्रॉफिट आ रहा है 2 रुपए, आपकी कॉस्ट थी 3 रुपए, इंटू कर दोगे आप 100 तो आपको मिल जाएगा आपका परसेंटेज. और जब आप इसको सॉल्व करेंगे आपका आंसर आएगा 200/3, जिसको डिवाइड करोगे तो आएगा 66.2/3% ही. तो मतलब हमारा स्टेटमेंट क्या है, ट्रू हो जाएगा. क्या आपको यह समझ में आया? यस सर. कहीं कोई शंका मन में? नो सर. अगला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, एक बार रीड करना फटाफट. बोल रहा है कि द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ ₹P. ठीक है, तो आपका प्रिंसिपल है P, टाइम पीरियड है T और रेट ऑफ इंटरेस्ट है R%. कंपाउंडेड एनुअली इज गिवन बाय द फॉर्मूला P इंटू 1+R/100. ये हमारा मेथड दिया गया, ये हमारा फॉर्मूला दिया है. हमें अब चेक करना है कि ये फॉर्मूला करेक्ट है कि नहीं है. तो सर यहां पे टाइम पीरियड नामक जो चीज थी उसे इन्होंने मिस कर दिया है, उसे यहां पे नहीं मेंशन किया है. अगर ये और हो जाती तो हमारा फॉर्मूला हो जाता कंप्लीट, जो कि फिलहाल है इनकम्प्लीट. तो इसलिए हम इसको क्या लिखेंगे, स्टेटमेंट हो जाएगा फॉल्स. तो ये टी ट्रू फॉर नहीं है, ये टाइम पीरियड का है, जिसको हम क्या लिखते हैं फॉर्मूले की भाषा में NB लिखते हैं. क्योंकि ईयर्स अगर टाइम है T तो उसको N लिखते हैं नंबर ऑफ ईयर्स के लिए. पर स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि यहां पे पावर में टाइम पीरियड मिसिंग है, इसीलिए स्टेटमेंट इनकम्प्लीट है, इसलिए स्टेटमेंट है फॉल्स. चलिए यहां पे हम करेंगे स्क्रीन को क्लियर और मूव करेंगे अगले प्रश्न की ओर. अब सवाल क्रमांक 59 क्या है हमारा, इन केस ऑफ गेन परसेंट. ठीक है, गेन परसेंट के इन केस ऑफ गेन, जब आपको फायदा होता है, जब आपको प्रॉफिट होता है, सेलिंग प्राइस आप कैसे निकालते हैं, तो सेलिंग प्राइस इज इक्वल्स टू 100 प्लस गेन परसेंट इंटू CP अपॉन 100. मेरे को अक्सर ये कैलकुलेशन में बहुत कंफ्यूजन होता है, तो मैं क्या करता हूं, मैं सिंपल फंडा जो हमें याद है वो ये होता है कि सेलिंग प्राइस प्लस हम क्या करते हैं, प्लस हम करते हैं गेन परसेंट. ठीक है, गेन का परसेंट नहीं, गेन का अमाउंट करते हैं और इट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस. ठीक है, यस, ये होता है हमारा फॉर्मूला. अब आपने सेलिंग प्राइस को मान लिया CP. अब आप गेन परसेंट को निकालते कैसे हैं, तो सर गेन के अमाउंट को निकालते कैसे हैं, सर गेन का अमाउंट निकलता है विद द हेल्प ऑफ गेन परसेंट. ठीक है, और ये कैलकुलेट किस पे होता है, तो सर ये कैलकुलेट होता है हमारे सेलिंग प्राइस पे. ठीक है, एंड देन इसको यूज करके हम निकालते हैं, सॉरी कॉस्ट प्राइस पे, एंड इसको यूज करके निकालते हैं हम सेलिंग प्राइस. अब जरा यहां ध्यान देना, CP गेन परसेंट है, मान लो जो भी है, तो गेन, ठीक है, अपॉन 100, क्योंकि परसेंट में चेंज करना जो भी गेन की वैल्यू है, ठीक है, जो कि हमारे सवाल में दी है, इंटू करेंगे आप CP तो आपको मिल जाएगी SP. अब जब आप यहां पे लेंगे सेलिंग प्राइस को कॉमन, तो आपको क्या मिलेगा अंदर, जब आप सेलिंग प्राइस को लेंगे कॉमन तो आपको मिलेगा 1 प्लस गेन परसेंट, मतलब जो भी एब्सोल्यूट वैल्यू है वो डिवाइड बाय 100. और जब आप इसको एलसीएम लेके ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा सेलिंग प्राइस, ये हो जाएगा 100 प्लस गेन परसेंट अपॉन 100. ठीक है, एंड इट शुड बी इक्वल टू सेलिंग प्राइस. तो सेलिंग प्राइस किसके बराबर हो जाएगी, 100 प्लस गेन परसेंट. मान लो अगर गेन है 20% तो आप यहां लिख दोगे 20 इंटू कर दोगे सेलिंग प्राइस और डिवाइड कर दोगे 100 से. तो स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट हो जाएगा ट्रू. क्या आपको ये समझ में आया? यस सर. यहां पे कोई दिक्कत? नो सर. अब सेकंड वाला देख लेते हैं, उसमें क्या बोल रहा है, लॉस के केस में क्या होता है, लॉस के केस में होता है 100 इंटू CP. और किसका पूछ रहा है, वो कॉस्ट प्राइस का पूछ रहा है आपकी बात. तो नॉर्मल फंडा क्या होता है सर, नॉर्मल फंडा इज कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस. ठीक है, मतलब यहां पे आप देखेंगे कॉस्ट प्राइस,
तो उधर जाएगा ये कितना हो जाएगा, सेलिंग प्राइस प्लस 100 प्लस लॉस, ठीक है, ये हो जाएगा। यस सर, पर आप लॉस निकालते कैसे हैं सर? लॉस परसेंट की मदद से निकालते हैं। तो एक बार हम थोड़ा सा और बैक जाएंगे, तो यहां पे हम लिखेंगे सीपी माइनस लिखेंगे हम यहां पे लॉस परसेंट अपॉन 100, जो भी हमारी एब्सोल्यूट वैल्यू है, 10% लॉस है, 20% है, 30% है, वो वैल्यू यहां पे लिख दी और इनटू कर दिया यहां पे सीपी से, ताकि हम लॉस का अमाउंट निकाल सके, इज इक्वल टू एसपी। ठीक है, अब आप क्या करेंगे सर, हमने एलसीएम लेंगे तो जाएगा 100 सीपी माइनस लॉस परसेंट सीपी, मतलब मल्टीप्लीकेशन है बेसिकली यहां पे, और होल डिवाइड बाय 100 इज इक्वल टू एसपी। अब आपको सीपी के बारे में पूछ रहा है वो, तो आप पहले 100 को वहां भेज दो तो एसपी इंटू 100 हो जाएगा, फिर यहां से आप सीपी कॉमन ले लो तो आपको मिलेगा 100 माइनस लॉस परसेंट, है ना? यस सर, और वहां पे क्या होगा 100 इंटू सीपी एसपी, सॉरी ये क्या किया आपने, यहां पे आपने सीपी कॉमन ले लिया तो 100 माइनस लॉस परसेंट वो जाएगा नीचे, तो ये हो जाएगा सीपी इज इक्वल्स टू 100 इंटू एसपी होल डिवाइड बाय 100 माइनस लॉस परसेंट, जबकि इन्होंने क्या बोला है, प्लस बोल दिया है, जबकि होना वो चाहिए माइनस। तो हम क्या करेंगे, हम इस स्टेटमेंट को लिख देंगे फॉल्स। एक बार दोबारा समझना क्या किया हमने, तो सीपी माइनस लॉस होता है एसपी, कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस होता है सेलिंग प्राइस। अब लॉस निकालने का तरीका क्या है, तो जो भी परसेंट है लॉस का डिवाइड बाय 100 इंटू कर देंगे कॉस्ट प्राइस, तो लॉस का अमाउंट आ जाता है। इसको जब आप फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 100 का पहले लिया जाएगा एलसीएम, फिर जाएगा डिवीजन में, उसके बाद जाएगा उस तरफ, फिर आप कॉमन लेंगे और सॉल्व करके आपका फाइनली सिंप्लीफाइड वर्जन कुछ इस तरीके से आएगा, जो कि होना चाहिए माइनस, पर इन्होंने लिखा है प्लस, तो स्टेटमेंट है फॉल्स। चलिए हम करेंगे स्क्रीन को क्लियर और मूव करेंगे अगले प्रश्न की ओर। सवाल क्रमांक 61 है हमारा कि द वैल्यू ऑफ अ कार ब्रॉड फॉर रुपीज 4,40,000, कितने की ली आपने कार, 4,40,000 की ली है आपने कार। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, तो इसमें हो ये रहा है कि वैल्यू हर साल डेप्रिशिएट हो रही है, कितने से, 10% से। ठीक है, एट द बिगिनिंग ऑफ दैट ईयर। ठीक है, सो इट्स वैल्यू बिकम्स 3,08,000 आफ्टर 3 ईयर। ठीक है, आपने 4,40,000 की ली थी, 3 साल के बाद उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये आपको बताना है। कैसे पता लगाओगे सर, हमारा प्रिंसिपल हो जाएगा 4,40,000, बिल्कुल ठीक। उसके बाद हो जाएगा हमारा फॉर्मूला हो जाएगा डेप्रिसिएशन का, वो कुछ इस प्रकार है कि ए इज इक्वल्स टू अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल इंटू 1 माइनस डेप्रिसिएशन का परसेंटेज एंड होल पावर 3, क्योंकि 3 साल की बात हो रही है। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे, तो सर एक शून्य से एक शून्य कैंसिल, 1 अपॉन 1 माइनस 10 हो जाएगा, 1/10 हो जाएगा। एलसीएम लोगे आप तो आपको मिलेगा 4,40,000, ठीक है, इंटू यहां पे मिलेगा 9/10 इंटू 9/10 इंटू 9/10। ये कैसे आया सर, 10 में से 1 गया तो 9 बचेगा एलसीएम लेने के बाद, तो यहां पे 0 0 0 कैंसिल, यहां पे भी 0 0 0 कैंसिल। 9 का क्यूब होता है 729, तो 729 में जब हम 44 मल्टीप्लाई करेंगे और एक साथ में जीरो भी लगाएंगे तब हमें असल वैल्यू मिलेगी, जो कि 3,08,000 की आनी चाहिए इनके हिसाब से। ठीक है, एक बार चेक करते हैं, 4 9 4 36, 6 यहाँ 3 ऊपर, 4 2 8 9 10 11 1 यहाँ 1 ऊपर, 7 चौके 28 1 29, ठीक है, और नीचे भी क्या आएगा 2 9 1 6 ही आएगा। एक और बार चेक कर लो, 9 चौके 36 6 यहाँ 3 ऊपर, 4 2 8 9 10 11 1 यहाँ 1 ऊपर, 7 4 28 129, ठीक है, 6 यहाँ पे 7, 9 और 1 10, ठीक है, 9 और 2 11 1 12, 2 और 1 3, तो इनके हिसाब से 3,20,000, एक और शून्य आ जाएगा तो 3,20,760 होनी चाहिए, लेकिन इनके हिसाब से आ रही है 3,08,000, जो कि स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, मतलब फॉल्स हो जाएगा। क्या आपको ये समझ में आया? यस सर, कहीं कोई शंका मन में? नो सर। चलिए अब देखते हैं अगला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है आपसे। अगला स्टेटमेंट बोल रहा है कि भाई साहब द कॉस्ट ऑफ अ बुक मार्क्ड एट 190 आफ्टर पेइंग अ सेल्स टैक्स ऑफ ₹2% इज 192। ठीक है, तो भाई 190 की बुक थी, आपने 2% दिया सेल्स टैक्स। ठीक है, तो पहले हम इवैल्यूएट करेंगे 2% सेल्स टैक्स कितना होगा, तो सर 2% हो जाएगा 2/100 इंटू कितना 190।
शून्य से शून्य, यहाँ पे 19 इंटू 2 करोगे आएगा 38, डिवाइड बाय 10 करोगे आएगा 3.8, 190 प्लस 3.8 करोगे तो आपको मिल जाएगा आपका आफ्टर टैक्स वाला अमाउंट। ठीक है, तो 193.8 होनी चाहिए, जबकि इनके हिसाब से आ रहा है 192, तो ये स्टेटमेंट भी क्या हो जाएगा सर, ये स्टेटमेंट भी हो जाएगा फॉल्स, क्योंकि हमारा टैक्स जोड़ने के बाद अमाउंट आ रहा है 193.8, इन्होंने केवल 192 लिख के यहां पे गलत जवाब लिखा है। इन्होंने क्या किया, ये 2% का 2 ऐड कर दिया उसमें, जबकि एक्चुअल अमाउंट ऐड नहीं किया है। ये थोड़ी सी गलती है, ये गलत प्रैक्टिस है, ऐसा हम नहीं कर सकते। चलिए लास्ट 3 है यहाँ पे 63 से 65, क्या बोल रहा है आपको 63 में, द बाइंग प्राइस ऑफ 5 kg ऑफ फ्लोर, ठीक है, with the rate of 20 rupees per kg when 5% sales tax is added on the purchase is 21। ठीक है, देखो क्या बोल रहा है आपसे, वो 5 किलो राइस लिया आपने, ठीक है, कितने का हुआ, 20 रुपए पर केजी का। ठीक है, तो 20 रुपए पर केजी मतलब टोटल कितना हो जाएगा, तो सर 20 रुपए पर केजी के हिसाब से हो जाएगा 5 केजी का 100 रुपए। ठीक है, यस सर। अब इस पे आप लगा रहे हैं 5% सेल्स टैक्स। ठीक है, जब आपने 5% सेल्स टैक्स लगाए तो 100 रुपए का 10% होता है 10, तो 5% होगा 5, तो ये हो जाएगा 105 रुपए। अब आपको बताना है यदि 105 रुपए है फाइनल 5 किलो का प्राइस, तो 1 किलो का प्राइस कितना होगा, तो डिवाइड बाय 5 कर दो, आपका आंसर आएगा 21। क्या किया हमने, पहले हमने 1 केजी राइस से 5 केजी राइस का प्राइस निकाला, फिर उसमें 5% टैक्स जोड़ा, उसके बाद आपने जब फाइनल अमाउंट निकाला 1 केजी का, तो वो 21 रुपए आ रहा है। तो स्टेटमेंट क्या है, ट्रू हो जाता है, यहां पे टैक्स जोड़ने पे 5% 21 रुपए हो गया है वो। ठीक है, चलिए अगला, द ओरिजिनल प्राइस ऑफ वॉट ऑफ अ शैम्पू बॉटल ब्रॉट फॉर 324 if 8% VAT is included in the price is ₹300। मतलब आपसे कह रहा है कि वो 300 रुपए की थी और 8% आपने जब वैट जोड़ा तो 324 की हो गई। तो पहले आपको पता लगाना पड़ेगा कि 300 का 8% कितना होता है, तो शून्य से शून्य कैंसिल, यहां पे 8 दिया हो जाएगा 24 रुपए वैट है। आप जब इसको एक्चुअल प्राइस में जोड़ेंगे तो वहां पे 324 ही मिलेगा। मतलब स्टेटमेंट क्या है, स्टेटमेंट है सही, हम लिख देंगे इसको ट्रू, क्योंकि हमने यहां पे क्या देखा कि स्टेटमेंट में वैट ऐड करने पे सेम अमाउंट ही आ रहा है। ठीक है, चलिए अब अगला देख लेते हैं 65 क्या बोल रहा है आपसे, सेल्स टैक्स इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आइटम एंड इज एडेड टू द वैल्यू ऑफ द बिल। क्या हम सेल्स टैक्स को कॉस्ट प्राइस पे ऐड करते हैं, नहीं सर, वो तो फाइनल अमाउंट जितने में चीज बेची गई। तो जब आप चीज बेचते हैं तो आप कौन सा कॉस्ट निकालते हैं, तो आप सर कॉस्ट नहीं निकालते, आप सेलिंग प्राइस निकालते हैं बेसिकली, क्योंकि आप चीज बेच रहे हैं। तो जब बेचते हैं तब आप सेलिंग प्राइस या फिर जिस दाम पे बेचा उस दाम को देखते हैं, जिसको हम हमारे मैथ्स की भाषा में क्या बोलते हैं, सेलिंग प्राइस बोलते हैं, ना कि कॉस्ट प्राइस। तो ये स्टेटमेंट अत्यंत दुख के साथ हो जाएगा गलत, अर्थात फॉल्स। हम करेंगे इसको F से मार्क, यहां पे हमारे ये वाला सेट भी हो जाता है समाप्त। हम करेंगे स्क्रीन को क्लियर और मूव करेंगे अपने अगले पड़ाव की ओर। अब अगला पड़ाव है हमारा आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी, वो ये है कि हमारी जो मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट है वो फुल्ली फंक्शनल है, जहां पे आप बहुत सारा एजुकेशनल कंटेंट इजीली एक्सप्लोर कर सकते हैं। आपको बस करना क्या है, जिस भी क्लास की आप चीजें पढ़ना चाहते हैं उस क्लास के टैब पे क्लिक कीजिए। कुछ इस तरीके से आपको उन टैब्स को खोलने पे बहुत सारे ऑप्शन दिख जाते हैं। आप कौन सा सब्जेक्ट, कौन सी किताब पढ़ना चाहते हैं वो आपको आसानी से मिल जाएगी। उदाहरण के तौर पे आप एनसीईआरटी के अलावा कुछ एक्स्ट्रा एग्जाम्पलर पढ़ना चाहते हैं तो उसका टैब अलग से, जहां पे अलग अलग क्लासेस के एग्जाम्पलर आपको एक टच करने पे, एक टैब पे क्लिक करने पे मिल जाती है। जैसे ही आप यहाँ पे वॉच नाउ के टैब पे क्लिक करते हैं, एक चैप्टर वाइज लिस्ट खुल जाती है, जहां पे आप हर एक चैप्टर के अंदर कितने लेक्चर्स दिखाए गए हैं, कितने लेक्चर्स बनाए गए हैं, कितने सेशंस आपको डिलीवर किए गए हैं, वो सब आप देख सकते हैं। जैसे ही आप किसी चैप्टर के अंदर क्लिक करते हैं तो आपको इस तरीके से चैप्टर वाइज लिस्ट मिल जाती है, जहां पे आप हर एक चैप्टर में देख सकते हैं कितने सेशंस हैं, हर एक सेशन की लेंथ कितनी है और कैसे हम उसको कवर अप कर सकते हैं, और सेशन की क्या खूबी है, क्या स्पेशलिटी है। फॉर एग्जांपल कोई सेशन एमसीक्यू बेस्ड होगा, कोई यहाँ पे ट्रू और फॉल्स बेस्ड होगा, कोई शॉर्ट आंसर्स पे होगा। तो इस तरीके से सेशन की जो भी स्पेशलिटी है वो भी हम मेंशन कर देते हैं, ताकि आप अपने एग्जाम के हिसाब से अपनी तैयारी के लिए
उस सेशन को देखकर अपनी तैयारी और मजबूत कर सकें। आपको बस करना है, यहाँ पे वॉच नाउ के टैब पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके से हमारे वीडियोस ओपन हो जाते हैं, जहां पे आपको एग्जैक्टली सेम यूट्यूब जैसे वीडियोस ही दिखते हैं, कुछ फर्क नहीं होता। ओनली डिफरेंसेस, बल्कि एक अच्छी बात जो है वो ये कि यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट नहीं आते और आपके डिस्ट्रैक्शंस नहीं होते। तो आपसे जो गलती से कई बार कोई और वीडियो खुल जाता है पढ़ते पढ़ते और आपको मम्मी पापा की डांट पड़ जाती है, वो चीज़ यहाँ नहीं होगी, क्योंकि आपके वहाँ गलती होती नहीं फिर भी डांट पड़ जाती है। अब दूसरा वीडियो था, खुल गया अपने आप, आपकी गलती थी नहीं, पर यहाँ पे ऐसा कुछ होता नहीं। ठीक है, यहाँ पे आपको केवल पढ़ाई के वीडियोज ही मिलते हैं, नो एडवर्टाइजमेंट्स, नो डिस्ट्रैक्शंस, ओनली स्टडीज। ठीक है, एंड विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ आवर सेशन। तो सेशन में हमने बेसिकली क्या देखा, तो सेशन में हमने यूनिट 9 जो है हमारी कक्षा 8वीं की एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की, उसके हमने ट्रू और फॉल्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स को सॉल्व करने का प्रयास किया। काफी सारे क्वेश्चन थे हमारे पास सॉल्व करने को, हमने सारे यहाँ पे खत्म किए हैं। अगले सेशन में क्या होगा, तो अगले सेशन में हम हमारे जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करने की ओर आगे बढ़ेंगे, उनको सॉल्व करके हमारे कॉन्सेप्ट्स को मजबूत करके इस चैप्टर का शटर डाउन करेंगे। आपको क्या करना है, एक छोटा सा होमवर्क, सारे क्वेश्चन जो आपने यहाँ पे लर्न किए उन्हें एक बार प्रैक्टिस करके अच्छे से पक्का कर लेना है एंड देन आगे बढ़ना है। एंड ऑल्सो छोटा सा एक और कार्य, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड यस वीडियो को शेयर जरूर करें, बिकॉज नॉलेज जितना बांटोगे उतना स्प्रेड होगा। बाकी तो अपना ख्याल रखें, अच्छे से पढ़ाई करें, स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय, गुड डे।